बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं, आपको एक ब्रांड न्यू एक्सप्रेसो एपिसोड में वेलकम करते हैं। आई एम इमरान हसन। मेरी बेस्ट विशेस आपके आज के दिन के साथ हैं। अल्लाह करे आपका दिन अगर शुरू हो चुका है या शुरू होने वाला है, दोनों सूरतों में अच्छा गुजरे, ऐसा गुजरे जैसा आप चाहते हैं, आपके हक में बेहतर हो। बलूचिस्तान में हमने कुछ दिन पहले आपको आगाह किया था, ख़ास तौर पे गवादर के इलाके में, गवादर है, जीवनी है, पसनी है, बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं और अभी वहाँ पे जो हालात हैं वो ख़ास कुछ ठीक नहीं है और अभी पहले वाले मामलात संभले नहीं हैं। तो बलूचिस्तान में आज शाम से बारिशों के एक नए स्पेल की पेशगोई की गई है। गवादर समेत सूबे के जो 16 अजला हैं, यहाँ पर बारिश होने का इम्कान है। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। लैंडस्लाइडिंग के बायस जो चिलास का इलाका है, इसमें लोअर कोहिस्तान में तीन रोज से बंद शराय कुराक्रम कुछ देर बाद बहाल हुई, यानी कि बहाल होने की कुछ देर के बाद एक बार फिर बंद हो गई। बहाली की कुछ वक्त के बाद ही दोबारा जो शिमाली इलाके हैं बलूचिस्तान के, यहाँ पे बर्फीली हवाएं चल रही हैं, बर्फानी हवाएं चल रही हैं। जो मामूलात ज़िंदगी हैं शदीद मुतासर हुए हैं। बलूचिस्तान में आज शाम से बारिशों के एक नए स्पेल की पेशगोई मौजूद है और हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। दूसरी जानिब जैसे कि मैंने गवादर का जिक्र किया, यहाँ पे अब भी मुतअद्दिद इलाकों में पानी मौजूद है और मुसलसल पानी खड़ा रहने की वजह से मुतासरा जो इलाके हैं या महल्ले हैं या आबादियाँ हैं, यहाँ पे बीमारियाँ भी फैलने का खदशा। और ये कुछ मनाजिर भी आप देख रहे हैं तो गयानी है, कुछ इलाकों में अर्बन फ्लडिंग भी हुई है। उम्मीद करते हैं कि जो महकमे इस हवाले से वो अपनी तैयारी मुकम्मल रखेंगे, कोई ज़्यादा सीरियस सिचुएशन पैदा नहीं होने देंगे और अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए पहले तैयारी की जाएगी। हम अपना फ़र्ज़ बहरहाल पूरा करें कि आज फिर से एक स्पेल की पेशगोई है और शदीद बारिशें शिमाली बलूचिस्तान के इलाकों में हो सकती हैं। सर्दी में इजाफा हो सकता है और सर्दी में स्पीकिंग आपको बताएं, लाहौर के अंदर तो इजाफा हो गया। सो मैंने अपनी हाईनेक जो रख दी थी कि शायद अब नहीं पहनेंगे, ऑकवर्ड लगेगा, गर्मियाँ आने वाली हैं, तो आज मैंने कहा नहीं, अभी बनता है, अभी पहनी जा सकती है, चूँकि दोबारा से ठंड इज़ बैक, ख़ास तौर पर लाहौर के अंदर। और रात में अच्छी खासी ठंड, जनवरी वाली ठंड भी अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, वो रात में आपको फील होती है। मौसम का कुछ ऐसा बदलाव है या ऐसा पलटा है। खैर अल्लाह करे आगे, चूँकि रमज़ान की आमद है तो मैं उम्मीद करता हूँ और दुआ भी करता हूँ कि रमज़ान भी थोड़ा ठंडा ठंडा निकल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, गर्मी ना ही आए तो बेहतर है। खैर जी, दूसरा इसके साथ साथ गर्मा गर्मी चल रही है क्रिकेट के मैदान के अंदर। आपको याद है एक मैच, बल्कि दो मैचेस इनफैक्ट, एक पूरा दिन मुलतवी कर दिए गए थे, ख़त्म कर दिए गए थे, एक एक पॉइंट दे दिया गया था जब बारिश हो गई थी पिंडी में। कल ऐसा नहीं हुआ। सीरीज 9 है, 9 एडिशन है, पीएसएल जारी है और कल इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ज़ल्मी को दबोच लिया। फतह के साथ साथ इस वक्त जो पॉइंट्स टेबल है इस पर भी पेशावर को पिछाड़ा है और जो ज़ल्मी फैंस है दे माइट बी डिसअपॉइंटेड अ लॉट बिकॉज कल के मैच के अंदर बहरहाल जादू नहीं चला है। बाबर आजम 11 का पिंडी क्रिकेट स्टेडियम था, बाबर आजम की टीम थी, 197 रन के जवाब में सिर्फ 167 रन बना सकी। इब्तदाई 5 बैटर सिर्फ 18 रन के मजमूई स्कोर पर चल बसे, तो बस उसके बाद तो फिर कहते हैं ना चिरागों में रोशनी ना रही। खैर ये ऐसा था जैसे तू चल मैं आया वाली एक वो था ना सिलसिला, ऐसा जारी रहा। तो दूसरी जानिब जनाब ऑलराउंडर जो आमिर जमाल हैं, उन्होंने 87 रन की मज़ामती इनिंग्स खेली, इसमें 6 छक्के भी मारे, 8 चौके भी मारे। कप्तान शादाब खान ने 3 और रोमान रईस और हुनैन शाह ने 2 विकेटें भी हासिल की। मजमूई तौर पर इससे पहले अगर हम यूनाइटेड की बात करें तो शादाब खान ने 80 रन की दिलकश इनिंग्स भी खेली। ओवरऑल ये मैच शादाब 11 के नाम रहा और उसके साथ साथ उन तमाम शायकीन के नाम रहा जिन्होंने कल जैम पैक रखा पिंडी क्रिकेट स्टेडियम को। और बहुत सारे लोग जो, मैं चूँकि मेरा ताल्लुक इस्लामाबाद से है, मेरे दोस्त हैं जो इधर उधर ट्रैवल करते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमें थोड़ी मुश्किल भी हुई चूँकि मेट्रो सर्विस बंद कर दी गई थी, तो थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम भी हुआ, ख़ास तौर पे जो लोग दफातर में आते जाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ मैच बड़ा कमाल हुआ और मैच बहरहाल इस्लामाबाद के नाम रहा। इस्लामाबाद का तो होम ग्राउंड भी है ना, होम ग्राउंड भी कह सकते हैं। तो ज़ल्मी नहीं जीता जी कल। इस पर हम इन डिटेल्स बात करेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जाके, हम तबसरा भी लेंगे कि ज़ल्मी क्यों नहीं जीता और आगे पॉइंट्स टेबल किस जानिब जा रहा है। विद दैट आज इंपॉर्टेंट ये है कि शहबाज शरीफ साहब एक्सपेक्टेड है कि वो बलूचिस्तान जाएंगे, गवादर का दौरा रिपोर्टेडली कर रहे हैं और उम्मीद है कि वो जो दादरसी है वहाँ पर मुतासरीन की वो करेंगे। इस पर भी हमने बात करनी है और फिर पोलिटिकली जो कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं, कल उनकी ओथ टेकिंग हुई जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी मौजूद थे, सभी आम शख्सियात मौजूद थी, इस पर भी हमने बात करनी है। तज्जिया आपका मुंतज़िर है बड़ी खबर में।
वेलकम बैक। अच्छा जी, अब थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे देते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ 2 बार मुंतखब हो गए हैं। कल उन्होंने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। सदर आरिफ अलवी ने उनसे हलफ लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब वजीर आजम हाउस में हुई मुसल्लह अफवाज की जानिब से। फिर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, जो कि सारी रवायत का हिस्सा है। शहबाज शरीफ साहब ने वजीर आजम मुंतखब होने के साथ ही अपोजिशन को मफाहमत की दावत दी, मिसाक़ मईशत की दावत दी। इसके साथ साथ कल बिलावल भुट्टो साहब ने भी एक बड़ी इनिशियली तो बहुत अच्छी तकरीर थी, मैंने पूरी तकरीर बिलावल साहब की सुनी और बहुत एक काम वे के अंदर बिलावल अपनी तकरीर को लेकर चल रहे थे। लेकिन उसके बाद जो बार बार इंटरफेरेंस थी, खासतौर पे जमशेद दस्ती की और दीगर जो अपोजिशन के लोग थे, वो बार बार स्पीकर के मना करने के बावजूद भी हो रही थी। तो फिर उसके बाद ही हैड टू से व्हाट ही डिडंट वांट टू। ही सेड हु द हेल आर यू टू टॉक टू मी अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, एंड ओबियसली वो फिर सख्त रिमार्क्स थे, जिसके बाद बिलावल साहब को पहले गुस्सा आया, फिर अपोजिशन को तो गुस्सा नहीं था। फिर वो एक मछली मंडी का सा समा हो गया और फिर उसके बाद आपको मालूम ही है कि सिलसिला कैसे चलता है। बाद भी कुछ तकरीरें हुई लेकिन माहौल बहरहाल ख़राब हो गया। लेकिन द बेस्ट पार्ट वॉज कि जब स्पीकर ने उन अल्फाज को एक्सपंज करने की बात की तो बिलावल ने कहा कि मैं खुद समझता हूँ कि मुझसे ये मैंने गलत कहा, मुझे नहीं कहना चाहिए था, इसको एक्सपंज करते हैं। तो एक अच्छी रिवायत बहरहाल उन्होंने कल कायम की। लेकिन जाहिर बात है उसके बाद एहतजाज का सिलसिला जारी रहा। शहबाज शरीफ साहब की पॉलिसी क्या होगी, क्या ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, चार्टर ऑफ इकोनॉमी, चार्टर ऑफ रिकन्सिलिएशन, इस पर बात हो पाएगी। फिर जो मुख्तलिफ बड़े बड़े सियासी रहनुमा हैं, जैसे मौलाना फजलुर रहमान हैं, सरदार अख्तर मेंगल हैं, इनके जो बयानात हैं, कल उन्होंने भी बड़ी तनकीद की। अख्तर मेंगल साहब ने भी जो स्पीच की, उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट की इंटरफेरेंस की बात की। इससे पहले जान अचकज़ई साहब ने, महमूद खान अचकज़ई साहब ने जो स्पीच की थी उसमें उन्होंने भी एस्टैब्लिशमेंट की और इंटेलिजेंस एजेंसीज की इंटरफेरेंस की बात की थी। तो ये सारा मामला किस जानिब जाएगा? क्या ये सूरत हाल स्टेबल हो जाएगी? हम सियासी तौर पर बेहतर फैसले कर पाएंगे, मेच्योर एक्ट कर पाएंगे, या ये सिलसिला ऐसे ही चलेगा? इसी पे हमने बात करी। मसला ज़ैगम खान साहब हैं, आप इनको जानते ही, डजंट इंट्रोडक्शन, और इनका तजिया तो वैसे ही हमें तो बहुत ही पसंद है, मशहूर भी बहुत होता है, तो उनसे हम बात करते हैं। ज़ैगम साहब, आपको सुबह खैर। सबसे पहले अपना अहवाल बताइए, आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इमरान साहब, बन साहब, आप कैसे हैं? सर थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत एहसान है। सिचुएशन आपके सामने ही है मेरे ख्याल में, सवाल तो क्या, बस डिस्कशन हो सकती है इस पर, तो बातचीत हम कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप अपने ख्यालात बताइए। कल ओथ टेकिंग हुई और उसके बाद कुछ स्पीचेस हुई, उससे पहले भी इनफैक्ट एक बड़ी कलीदी स्पीच उमर अयूब साहब की तकरीबन कोई 1.5-2 घंटे की आई बिलीव हुई थी, जिसमें उन्होंने अपने साथ होने वाली बकौल उनके ज़्यादतियों का तज़किरा किया था। तो इस सारी सूरत हाल के बाद जिस तरह का रवैया या जिस तरह का कंटेंट खास तौर पे आप अपोजिशन की तरफ से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या तहरीक इंसाफ की तरफ से आता देखते हैं, आने वाले वक्त में आपको लगता है कि कुछ अच्छी पार्लिमानी रिवायात कायम हो पाएंगी, ये जुडिशल, ये अपना जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं ये हो पाएंगी, जुडिशल रिफॉर्म्स हो पाएंगी? आपको क्या लग रहा है, आप क्या देख रहे हैं आगे? जो ट्रांसफर ऑफ पावर होता है जमहूरियत में एक बहुत अहम मौका होता है, खास तौर पे पाकिस्तान जैसे एक मुल्क में जहाँ इतने अरसे गैर जमहूरी हुकूमतें रही, वहाँ एक पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर एक खुशी का मौका होना चाहिए। इस वक्त पूरी कौम को सेलिब्रेट करना चाहिए था। लेकिन बदकिस्मती से जिस तरीके से इलेक्शन हुए और जिस तरीके से ये ट्रांसफर ऑफ पावर हो रहा है, उससे लगता नहीं है कि हमारे बहुत ज्यादा मसले हल होंगे या पाकिस्तान में उस तरह की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी जिसकी हमें जरूरत है, ताकि उसके बाद हमारे यहाँ माशी स्टेबिलिटी भी आए। तो कल जो असेंबली में हुआ वो इसी बात का वाज़ेह इजहार था कि इलेक्शन के जो झगड़े थे वो अभी तक चल रहे हैं, इलेक्शन पर जो सवालात हैं वो मौजूद हैं। एक बड़ी पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी है इस वक्त वोटों के एतबार से और डायरेक्ट सीट्स के एतबार से, उसने इलेक्शन को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। इस असेंबली को बड़ी हद तक अपने सिवा बाकी लोगों को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। जो हुकूमत बनी है उसको तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। और जो असेंबली की प्रोसीडिंग्स हैं उसमें भी बज़ाहिर लगता है कि उन्होंने ये फैसला किया है कि उसको वो मुसलसल डिसरप्ट करेंगे, जिस हद तक हो सकेगा उसको वो चलने नहीं देंगे। तो ये तो है ओवरऑल एनवायरनमेंट। अब इसमें आप बहुत ज्यादा उम्मीद की बात तो नहीं कर सकते। आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि इस वक्त जो हुकूमत बनी है बुनियादी तौर पर ये 2 पार्टियों की हुकूमत है। तो अगरचे जो अलायंस होते हैं अनस्टेबल होते हैं, लेकिन क्योंकि सिर्फ 2 पार्टियां हैं जिनका आपस में काम करने का काफी तजर्बा हो गया है, जब से इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया उसके बाद इन्होंने इत्तेहाद भी बनाए हैं, इन्होंने हुकूमत भी मिलकर की है, इन्होंने इंतखाबी इत्तेहाद तो नहीं लेकिन मतलब ये है कि अपोजिशन के अलायंस भी बनाए हैं, हुकूमती इत्तेहाद भी बनाए हैं। तो इनका मिलकर इनसे ये तवक्को की जा सकती है कि अब ये मुश्किल फैसले करेंगे और जो इस वक्त पाकिस्तान को जिन पॉलिसीज की जरूरत है
उसमें इस बात से घबराए बगैर कि अपोजिशन उनके साथ क्या सलूक करती है, एक बहुत तकड़ी अपोजिशन उनके सामने होगी, हम यही उम्मीद इस वक्त कर सकते हैं। ठीक है और वो तगड़ी ऑपोजिशन बज़ाहिर अपना जो एक ट्रेलर है वो दे भी रही है लेकिन बात यहाँ पे जाहिर बात ये है कि क्या इसी एजुटेशनल पॉलिटिक्स के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं, जिस पाकिस्तान को हम आगे बढ़ाने की बात कर रहे थे जो बहुत पीछे रह गया है बाकी सभी ममालिक से, खास तौर पर क्या हम उसको आगे लेके जा सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा मईशत की जाने बातें आगे, हमें मालूम है कि हमने IMF के साथ मुज़ाकरात करने हैं, जो हमारा बेल आउट पैकेज है उसकी जो प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है, उसके लिए कल जो मुआशी टीम रिवील समाओ की शहबाज साहब ने, उसमें डार साहब गैर हाजिर थे। आप इसको क्या समझ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए, डार साहब के पर बहुत सा एतराज आ रहा है, बहुत से सवालात उठा रहे हैं। पाकिस्तान के तकरीबन सब इकोनॉमिस्ट ने उनकी जो उनकी कारकर्दगी थी पिछली हुकूमत के दरमियान में, जो तकरीबन 10 महीने वो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर रहे, उस दरमियान में जिस तरीके से उन्होंने IMF से डील किया और उस IMF से जिस तरीके से उन्होंने सींग अड़ाए, उसकी पाकिस्तान की मईशत पर जो असरात पड़े वो बहुत ही नुकसानदेह थे। यानी तवक्को ये की जा रही थी कि PDM की हुकूमत पिछली बार बहुत बेहतर परफॉर्म करेगी, वो गलतियां जो PTI कर रही थी वो नहीं करेगी, बेहतर मैनेजर साबित होगी, लेकिन लार्जली इसाक डार साहब की वजह से PDM की जो पिछली हुकूमत है वो मईशत को नहीं संभाल सकी। और आखिर में ये हुआ था कि शहबाज शरीफ साहब ने बराह रास्त कंट्रोल लेकर IMF के साथ बराह रास्त डील करके एक नया जो स्टैंड बाई एग्रीमेंट था, यानी पिछला जो चल रहा था वो खत्म हो गया, उसकी जो आखिरी जो किस्त थी वो नहीं हो सकी, आखिरी रिव्यू नहीं हो सका। तो एक आर्जी मुद्दत का शहबाज शरीफ साहब ने किया था, तो उन पर एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से भी, इकोनॉमिस्ट की तरफ से भी, हर तरफ से सवालात हैं और ये कहा जा रहा है उनको ना बनाए। मेरा ख्याल है और यही ऐसा किया है। ज़ैन साहब, जरा आपकी इजाजत से मेरे साथ बैरिस्टर सैफ भी हैं, तहरीक इंसाफ के आम रहनुमा हैं, उनसे जरा बात करते हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ एक बड़ा अहम मौजू जो इससे पहले खुसूसी नशस्तों का रहा कौमी असम्बली के अंदर भी और सूबाई के अंदर भी, जो मजमूई तौर पर 77 ऐसी नशस्तें हैं जिससे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, जो बेसिकली तहरीक इंसाफ का एक न्यू अम्ब्रेला है, इत्तेहाद है, उनको नहीं मिल सकी हैं कल इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के मुताबिक। तो इस पे भी हम बात कर लेते हैं और दूसरा तहरीक इंसाफ की फर्दर स्ट्रैटेजी पे भी बात कर लेते हैं। कल कुछ KP हुकूमत की तरफ से कुछ फंड्स की डिमांड के हवाले से भी एक बड़ा नंबर सामने आया, उस पर भी। वैसे साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सुबह खैर, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये जो मखसूस नशस्तों का मामला है, ये बड़ा सेटबैक है आपके लिए। ऑब्वियसली एक नंबर स्ट्रेंथ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, आपका वैसे ऑलरेडी नंबर बहुत अच्छा है, KP में भी अच्छा है, पंजाब में भी बुरा नहीं है और मरकज में भी अच्छा है, लेकिन जाहिर बात है एक स्ट्रेंथ होती है जिससे अब आप महरूम रहेंगे एज पर इलेक्शन कमीशन डिसीजन। आपकी पॉलिटिक्स अब किधर जाएगी इसके बाद, क्या सोच रहे हैं आप नंबर गेम को लेकर? देखें, बुनियादी तौर पर तो सियासत में कामयाबी या नाकामी का दारोमदार अवाम में मकबूलियत और अवामी हिमायत पर होता है, और हम समझते हैं कि अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तानी अवाम की हिमायत और सपोर्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। और इलेक्शन में जो रिजल्ट आए वो आपने देखे, वो इस बात का सबूत है जो मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन जहां तक रिजर्व सीटों का ताल्लुक है और इलेक्शन कमीशन के कल वाले फैसले का ताल्लुक है, तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए कोई अनएक्सपेक्टेड, कोई अनहोनी बात नहीं है। उसकी वजह यह है कि माजी में यानी माजी करीब में जो इलेक्शन हुआ और उस इलेक्शन के बाद जिस तरह का तरीक़ाकार इलेक्शन कमीशन की तरफ से सामने आया, तो उसमें मैं ये समझता हूँ कि ये एक एक्सपेक्टेड किस्म का फैसला था, हम इसकी तवक्को कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन से ऐसा ही फैसला आएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहले तो निशान नहीं दिया गया, वो भी इलेक्शन कमीशन ही की तरफ से इनिशिएट किया गया था। एकदम निशान ना मिलने की वजह से यकीनन हमें इलेक्शन में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उसके बाद जिस तरह से फॉर्म 45 इशू हुए और जो इलेक्शन कमीशन का अपना कानून है कि उन्होंने एक मुख्तसर मुद्दत के बाद फॉर्म 45 को अपलोड करना है, आज की डेट तक वो अपलोड नहीं हुए। ये तमाम वायलेशंस इसी तरह से इशारा करती हैं कि बाय डिजाइन तहरीक इंसाफ को कमजोर करना या तहरीक इंसाफ के रास्ते में रुकावटें डालना है। तो अब ये तो हो गया फैसला हमारे लिए, जैसे मैंने कहा, एक्सपेक्टेड है। बेसिकली इलेक्शन कमीशन का जो सेक्शन इलेक्शन कवानीन का जो सेक्शन 104 है और रूल 94 है, ये उसकी तशरीह करते हुए ये फैसला किया गया और हम ये समझते हैं कि गलत तशरीह की गई है। और इसको अब हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम अदालत में चैलेंज करें, इंशाल्लाह
अदालत में हम इसको अनकरीब चैलेंज कर लेंगे। ठीक है, और उम्मीद है सुप्रीम कि कोर्ट जाएंगे, कोर्ट जाएंगे आप। ठीक है, ठीक है, कोर्ट में जाएंगे। अच्छा, ये भी बताइए इसके साथ साथ हुकूमती मोड में किस हद तक अभी तक आप आए हैं? क्योंकि अभी तक तो मुझे लगता है आपका वो जो एक स्ट्रगलिंग या कैंपेनिंग मोड है वो चल रहा है। क्योंकि कल भी मैंने आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको जब उनसे मरियम नवाज के हवाले से सवाल किया गया तो वंस अगेन यूज द टर्म चोर और चोरी के मोजिद और करप्शन के मोजिद और इस तरह की बातें। अब तो आपने बहरहाल एक वर्किंग रिलेशनशिप आपका बनना है, आपने काम करना है बाकी सूबों के साथ मिलकर। और आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि पंजाब की बहुत चीजों में, पंजाब की एज मैं प्रोविंस बात कर रहा हूं, सपोर्ट हासिल होती है खैबर पख्तूनख्वा को या छोटे सूबों को। जाहिर बात है बड़ा सूबा है, उसके वसाइल बड़े हैं, तो फिर आगे मुश्किल हो जाएगी सूरत हाल। क्या अभी तक आप इस मोड से निकलने के लिए आपके जो मुंतखब लोग हैं तैयार हैं या नहीं? एक जिसे कहते हैं ना, डिनाइल के अंदर ही आप कहते हैं कि हम रहें ताकि हमारा वोटर सेटिस्फाइड रहे कि हम नहीं मान रहे हैं इनको? देखिए जी, हम एक अमली हालात को और जो जेन्युइन सिचुएशन है, जो मारूजी हालात हैं पाकिस्तान में, उनको देखते हुए सियासत कर रहे हैं। और अवाम ने चूंकि हम पर एतमाद किया है, इसलिए हमारी कोशिश यही होगी कि हम हर लिहाज से अवाम के एतमाद पर पूरा भी उतरे और उनके जो मसाइल हमारे जिम्मे हैं हल करना, उनको हम बेहतर तरीके से हल कर सकें। पंजाब की अफादियत और अहमियत से कोई इनकार नहीं है। पंजाब पाकिस्तान का बड़ा सूबा है और खैबर पख्तूनख्वा के साथ हमारी यकीनन पंजाब की बहुत एक लंबी सरहद है जो मिलती है। हम डिपेंडेंट हैं पंजाब पर। लेकिन बात यह है कि सियासत करना, हुकूमत में रहना, हुकूमत चलाना और अपने उसूलों पे कंप्रोमाइज करना, ये मेरे ख्याल में दो मुख्तलिफ चीजें हैं। हम यकीनन तावन भी करेंगे, मुफाहमत भी करेंगे और जहां तक हो सका हम एक अच्छे अंदाज में वर्किंग रिलेशनशिप के साथ काम करेंगे। लेकिन बाद हमारे बुनियादी उसूल हैं जो हमारी नजरियाती मैं मेरे पास वक्त हमें सिर्फ आखिरी एक मिनट में, मरियम साहिबा चीफ मिनिस्टर जब बनी हैं तो इवन मुराद अली शाह साहब भी, खास तौर पे मैं पंजाब की बात कर लेता हूं क्योंकि आपके इंस्टेंट राइवल वो हैं, इलेक्टोरल राइवल, तो इसलिए मैं उनकी एग्जांपल दे रहा हूं। उन्होंने रमजान बाजारों का भी ऐलान किया है, कुछ बड़े अहम दौरे भी उन्होंने किए हैं तरक्याती मनसूबों के ऊपर। आपके जो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने अभी तक ऐसा कुछ ऐसा नजर नहीं आया, हो सकता है आई माइट हैव स्किप्ड, कुछ ऐसा शुरू हुआ है आप लोगों ने? खास तौर पे मेरा फोकस रमजान होगा, आगे रमजान आ रहा है, महंगाई बहुत है, कुछ मकामी हुकूमत करी है, सूबाई हुकूमत? जी बिल्कुल किया है। हमारी हुकूमत ने, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा वली अमीन गंडापुर साहब ने ऐलान किया है 10,000 रुपए पर फैमिली दिए जाएंगे रमजान में पैकेज। गरीब जो मुस्तहिक लोग हैं जिनकी बाकायदा एक लिस्ट बनी हुई है उनको। उसके अलावा हमने सेहत कार्ड बहाल कर दिया है जो 10 लाख रुपए तक इलाज की सहूलत फ्री में देगा। तो मैं तो समझता हूं कि ये बहुत ही इनकलाबी इकदाम हैं और दीगर इकदाम किए जा रहे हैं। उसके साथ साथ जैसी हुकूमत संभाली गई है तो उसके बाद, अभी तो खैर काबीना नहीं बनी, लेकिन काबीना के बनने से पहले ही ये इकदाम किए जा रहे हैं। पंजाब में तो ज्यादा से ज्यादा उन्होंने 10 किलो आटा देने की का वादा किया है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं किया। मैं समझता हूं कि हम वी आर फार अहेड ऑफ देम और आप देखेंगे कि मुस्तकबिल करीब में इंशाअल्लाह खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बहुत अवामी ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। वैसे सब हम ये चाहते हैं, इस पे ऐसा मुकाबला हो तो बहुत ही अच्छा है कि कौन बेहतर सर्व कर रहा है। दैट्स वेरी। ज़ैनुल खान साहब, आपने तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ सुना, एक तो डिसअपॉइंटमेंट है ये जो मखसूस नशिस्तें नहीं मिली, दूसरी जानिब कुछ ऐसे भी ख्यालात, दरख्वास्तें सामने आई कि जी ये सीटें जो हैं बाकी जमातों को दे दी जाएँ, जिस पर कुछ लोगों ने बड़ा एतराज़ भी किया कि आप ये क्यों कर रहे हैं, और उसमें ऐसे लोग भी शामिल हैं जिनकी राय बड़ी अहमियत की हामिल है। आप तहरीक इंसाफ के ओवरऑल इस मौक़िफ़ को कैसे देखते हैं? वर्किंग रिलेशनशिप का भी मैंने पूछा कि क्या आगे चल के, जारी बात है एक वर्किंग रिलेशनशिप होना है, खुदा न खास्ता कोई कुदरती आफत आ जाती है तो तमाम सूबे मिलकर चलते हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ यूनिट्स हैं, तो आप इस पे क्या कहेंगे इस मौके पे? चलिए पहले हम वर्किंग रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान एक फेडरेशन है जी, तो इसमें जो सूबा है उसको दूसरे सूबों के साथ भी मिलकर काम करना होता है। ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं जहां पे तमाम सूबे मिलकर फैसले करते हैं। मिसाल के तौर पर कौमी मफादात की कौंसिल है, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जहां एक सूबे के मफाद दूसरे सूबे से जुड़े होते हैं। पानी का मसला है, जैसे बिजली का मसला है, बहुत से मसले। उसके अलावा फेडरेशन के भी साथ आपने मिलकर काम करना होता है, यानी मरकजी जो हुकूमत है उसके साथ भी मिलकर काम करना होता है। इस वक्त जो एक चैलेंज आया है, ये ऐसा चैलेंज है 2008 से अब तक लार्जली नहीं आया था। एक छोटा सा हिस्सा था जब पंजाब मुस्लिम लीग नवाज के पास थी और पीपल्स पार्टी मरकज में हुकूमत थी, तो थोड़ी देर की एक कन्फ्रंटेशन आई थी। लेकिन ओवरऑल अभी तक सूबे और मरकज जो हैं वो मिलकर चले हैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद से। ठीक है, अभी दोबारा वो सवाल है कि इस वक्त इतनी हॉस्टिलिटी है, इतनी नाराजगी है पीडीएम हुकूमत और पीटीआई के दरमियान में, तो ये कैसे चलेगा? अब जो इन्होंने बातें की वो अच्छी बातें की, अब दोनों तरफ से तहम्मुल की जरूरत होगी।
यानी मरकजी हुकूमत को भी ये नहीं करना कि वो केपी के फंड्स रोके या केपी को किसी तरीके से उस पर बहुत ज्यादा एग्जर्ट करे या उसे तकलीफ देने की कोशिश करे। और केपी के हुकूमत को भी ये देखना है कि बहरहाल वो एक सूबा है और जो मरकजी हुकूमत है उसने पूरा मुल्क चलाना है, वो एहतराम करे। तो सैफ साहब ने कुछ अच्छी बातें की और हमें जानते हैं शहबाज शरीफ जो है उनमें भी काफी तामुल है। जी जी, तो हमें उम्मीद करनी चाहिए, क्योंकि ये आखिरी दफा तो नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, आगे कहीं ना कहीं रास्ता निकालना होगा। लेकिन जो पार्टीज अपनी रेड लाइन कहना शुरू कर देती है ना, ये भी तहरीक इंसाफ की इस्तेलाह है। मेरे ख्याल में इससे निकलना चाहिए। सियासत में क्या रेड लाइन है? आप बातचीत करें, मामलात को हल करें, आगे बढ़ें। कभी आपको कुछ लेना पड़ता है, कभी आपको कुछ देना पड़ता है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। आई मीन आपकी तो सिर्फ नहीं चल सकती। दूसरी जानिब ये भी एक बड़ा अहम नुक्ता है तहरीक इंसाफ की तरफ से, वो कहते हैं कि हमारी लीडरशिप अंदर है। तो ये बात उनकी समहाउ समझ में इसलिए आती है कि अगर आपकी लीडरशिप, और लीडरशिप भी वो जिसकी बेस पे पूरा वोट बैंक, जिस पे सारा वोट बैंक बेस कर रहा है, उनके जो चेयरमैन बानी हैं, उनको वो कहते हैं जी जब तक आप निकालेंगे नहीं तो हम कैसे बात करें। तो समहाउ एक पार्टी का ये मौक़िफ़ समझ भी आता है कि लीडरशिप ही हमारी आपने बंद की हुई और आप हमसे कह रहे हैं बात करें। तो हुकूमत को भी फिर लगता है कि कहीं ना कहीं कोई कड़वा घूंट भरना पड़ेगा। मे बी खान साहब को दोबारा से इन करना पड़ेगा इस सारी सूरत हाल में। आपका क्या टेक है इस पर? मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं, इसके दो मरहले हैं। देखिए, पहला मरहला तो ये है कि वहां पे जहां पे इनके साथ वाकई ज्यादतियां हो रही हैं, खामखा की पकड़ धकड़ की जा रही है। कभी आप उनको जुलसे नहीं करने देते, जुलूस नहीं करने देते, पुरअमन एहतजाज नहीं करने देते, घर से उठा लिया जाता है। एक तो ये जो स्ट्रॉन्ग हैंड टैक्टिक्स है, इनको फौरी तौर पर रोकना होगा। अब अगली बात है जो कानूनी मराहिल है। बहुत से केसेस बने हुए हैं। मेरा ख्याल है एक लार्जर रिकंसिलिएशन का प्रोसेस होना चाहिए, और इस वक्त जो है वो पीटीआई के वो नौजवान जो बंद हैं उनके साथ भी एक आम माफी उनको दी जाए एक रिकंसिलिएशन के प्रोसेस के नतीजे में, क्योंकि पाकिस्तान को अब आगे बढ़ने की जरूरत है। बहुत हो गया, जिन लोगों ने 9 मई को किया था उसको बहुत हद तक उन्होंने भुगत भी लिया है, लेकिन जिनको माफ नहीं भी किया जा सकता उनको प्रॉपर लीगल प्रोसेस के अंदर उनको गुजारा जाए। और जिन लोगों ने कुछ नहीं किया है उनको तो तमाम हुकूक मिलने चाहिए ना। यहां तक तो उनकी बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये जो रिकंसिलिएशन की आप बात करें, ये रिकंसिलिएशन अमूमी तौर पे पाकिस्तान में 2 ही इदारे किया करते हैं। रिकंसिलिएशन, या फिर पता नहीं इसको उर्दू में क्या कहेंगे, मफामत के अलावा क्या कहेंगे। या तो आपको पता है एस्टैब्लिशमेंट अपना रोल प्ले किया करती थी इससे पहले, या फिर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट अपना रोल प्ले करता था। इन दोनों इदारों के साथ कोई हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के अंदर बहुत अच्छे ताल्लुकात तो तहरीक इंसाफ ने रखे नहीं है, न चीफ जस्टिस के साथ और न मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ। हालांकि ये दोनों गैर सियासी इदारे हैं, लेकिन उसके बावजूद इनका मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बतौर पिलर्स रोल तो है ना, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो फिर ये रिकंसिलिएशन, वही बात, वहीं पे हम आके रुक जाते हैं कि फिर करेगा कौन। सियासी तौर पे भी वो अभी कुछ ना कुछ बार उन्होंने मेल्ट की है सिचुएशन कि उनकी जो लीडरशिप है वो बात कर रही है असद कैसर वगैरह दीगर लोगों से, लेकिन सियासी तौर पर भी आपको पता है बड़ी हार्ड लाइन रही है उनकी। तो फिर रिकंसिलिएशन कैसे होगी? जी, इस वक्त नंबर 1 मसला वही है। सियासी जमातें तो हमेशा तैयार रही हैं इनके साथ बात करने के लिए, ये बात नहीं करते रहे। और इस वक्त जो इनका झगड़ा है वो न सियासी जमातों से है बुनियादी, न सियासी जमातें उसको हल कर सकती हैं। इस वक्त पीटीआई की जो कन्फ्रंटेशन है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ है। खास तौर पे 9 मई के वाकयात ऐसे हैं कि उनको इस्टेब्लिशमेंट भूलने को तैयार नहीं है, माफ करने को तैयार नहीं है इस वक्त तक। और ना ये लोग अभी तक खुल्लम खुल्ला माफी मांग रहे हैं, ये भी एक्सप्लेन अवे कर रहे हैं। तो ये जो रिकंसिलिएशन है इसका पहला मरहला तो यही होगा कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ इनको बात करनी होगी और इनको वजाहत करनी होगी कि ये वाकया कैसे हुआ, और अगर ये वाकयात ये खुद मुलव्वस हैं तो फिर उसका क्या तरीका है। जाहिर है आम माफी तो तभी मिलती है ना जब कोई माफी मांगे। तो अगर गलती है तो उस गलती को कैसे रिपेयर करेंगे, कैसे ये मांगने को तैयार है कि ये गलत हुआ और आइंदा ये नहीं होगा, या ये कहने को तैयार है कि ठीक है हमारी कोई सेंट्रल प्लानिंग नहीं थी, जिन लोगों ने खुद से ये गलत किया आप उनको आगे लेकर तो ज़हीर साहब बिल्कुल मुख्तसर 30 सेकंड में, क्या आप एस्टैब्लिशमें से भी इस मामले में कोई लचक एक्सपेक्ट करते हैं कि ठीक है लोगों की गलती हुई लेकिन एस्टैब्लिशमेंट लचक दिखाए फॉर द नेक्स्ट टाइम टू गिव सम स्पेस? ऐसा हो सकता है, होता नजर? मैं बिल्कुल तवक्को करता हूं। जाहिर है वो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट है, पाकिस्तान की अफवाज हैं, उनके दिल जरूर दुखे हुए हैं, बहुत बड़ा वाकया हुआ है, लेकिन उन पर पूरे पाकिस्तान की जिम्मेदारी भी है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के साथ इस तरह का स्वरूप मुसलसल तो नहीं हो सकता। ठीक, कुछ ना कुछ उसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी चाहिए आपके मुताबिक। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अल्टीमेटली पाकिस्तान का मुस्तकबिल सबको अजीज है और इसको मिलजुल कर ही आगे बढ़ाया जा सकता है। आपने सियासी तज्जिया सुना, हम एक ब्रेक लेते हैं और अब जिक्र फिल्म और टेलीविजन के लेजेंडरी अदाकार
मोहम्मद कवी खान साहब का। द लेजेंड मोहम्मद कवी खान को मद्दाहों से बिछड़े आज 1 बरस बीत गया। मोहम्मद कवी खान 13 नवंबर 1942 को पेशावर में पैदा हुए। उन्होंने कम उम्री में ही रेडियो पाकिस्तान से अपने फनी सफ़र का आगाज़ किया। 1964 में पाकिस्तान टेलीविज़न का आगाज़ हुआ तो पहले ड्रामे नजराना में बतौर चाइल्ड स्टार उन्हें काम करने का एजाज़ हासिल हुआ। अदाकार कवी खान ने अपनी जानदार अदाकारी से बहुत जल्द इंडस्ट्री में अपना नाम और मकाम बनाया। उन्होंने लातादाद ड्रामों में मुख्तलिफ किरदार अदा किए और मुख्तलिफ तरीक़ों से निभाए। उनके मारूफ ड्रामों में अंधेरा उजाला, फिशार, लाहौरी गेट, मुट्ठी भर, मट्टी मट्टी बेटियां, सिंड्रेला और दुर्रे शहवार शामिल हैं। कवी खान ने 200 से ज़ायद फिल्मों में काम किया और शानदार अदाकारी से अपना खास मकाम बनाया। वो पाकिस्तान टेलीविज़न के पहले अदाकार थे जिन्हें सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। इंडस्ट्री में अपनी लाजवाल खिदमात के एवज़ उन्हें सितारा इम्तियाज़, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, 3 निगार अवार्ड समेत कई कौमी और बैनुल-अक़वामी अवार्ड्स और एजाज़ात से नवाजा गया। द लेजेंड मोहम्मद कवी खान 80 बरस की उम्र में गुज़िश्ता साल आज ही की रोज़ इंतकाल कर गए, कनाडा में दफन हुए। अल्लाह उनको ग़रीक़ रहमत करे। हमारी बहुत सारी यादें हैं उनके साथ, बहुत बड़े फ़नकार थे। हमने कवी खान साहब को याद किया। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अपना सेगमेंट है जो आपको दिखाना है। और आज सेगमेंट तड़के तड़के में साइकिलिंग के हवाले से बात हो रही है। साइकिलिंग के फ़वाइद क्या हैं, तारीख़ी तौर पर कितनी अहमियत के हामिल है, आपको दिखाते हैं। गुज़श्ता 2 सदियों से इस्तेमाल होने वाली बाइसिकल न सिर्फ माजी बल्कि मुस्तकबिल की भी सवारी मानी जाती है। पाकिस्तान के बड़े शहरों में ट्रैफिक बहुत बढ़ चुकी है। मोटरसाइकिलों, कारों और बसों ने सड़कों पर गोया कब्जा कर रखा है। जो जगह बच गई है वहाँ तजावज़ात हैं, और वो भी इतनी कि पैदल चलने वालों को ना फुटपाथ दिखता है और ना ही रास्ता। ऐसे में वो वक्त याद आता है जब इस शहर में कसीर तादाद में बाईसाइकिल्स चला करती थी। बाइसिकल चलाने के बेशुमार फ़वाइद हैं। जेब पर हल्की, माहौल के लिए दोस्ताना और सेहत के लिए बेहद मुफीद, बशर्ते आप इसे चलाकर सुबह भोंग पाए और निहारी का नाश्ता करने ना जाते हों। एक्सप्रेसो की सुबह तड़के तड़के मैं हूँ सिकंदर भट्ट। आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी सोसाइटी में बाइसिकल के इस्तेमाल और इसकी अफादियत की आगाही के हवाले से। मेरे साथ रहिएगा। मुझे दिखाई दिए हैं एक नौजवान जो मेरी तरह सुबह तड़के तड़के बाइसिकल चला रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। कुछ दिन पहले एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था जिसमें बाइसिकल्स की बहुत फ़वाइद बताए गए। जी, इकोनॉमिकल भी है, फिर ऊपर से फ्यूल आप देख रहे हैं बढ़ रहा है। तो मैंने आज कहा कि ऑफिस भी ना मैं इसी पे जाऊँ। बिल्कुल सर, मैं कोट पैंट में कोई मयूब तो नहीं लग रहा? नहीं माशाल्लाह, बाकी लोग भी जो है मोटिवेट होते हैं। पेट्रोल रेंज से बाहर निकल रहा है गरीब आदमी की। क्या आप नहीं समझते कि हमारी पब्लिक को रिवाइव करना चाहिए बाइसिकल को? सर बिल्कुल करना चाहिए। आप देखें इस टाइम सबसे पहले पेट्रोल से पहले देखें ट्रैफिक। अब यहाँ जब पोल्यूशन होती है, दरख्त लगा रहे हैं, दरख्त का कोई फ़ायदा नहीं है। जितने मर्जी दरख्त लगा लें, अगर आप 50 दरख्त लगाते हैं और 5000 बाइक्स बिक रही हैं, 200 गाड़ियाँ बिक रही हैं, जब तक आप साइकिल नहीं लाएंगे आपका ये मसला हल नहीं होगा। बाहर की जो कंट्रीज़ हैं क्यों कामयाब हैं, वहाँ साइकिलिंग को प्रमोट ज़्यादा करते हैं, वहाँ साइकिलें ज़्यादा हैं और जो है गाड़ियाँ जो है ट्रैफिक इसलिए कम है। वहाँ यूरोप में जाएंगे ना, वहाँ साइकिल की लेन बनी हुई है, इधर लेन नहीं है साइकिल की। अगर साइकिल की लेन आ जाए, मैं ये नहीं कहता कि पूरे लाहौर में साइकिल की लेन बना दें, कुछ एरियाज में तो स्टार्ट करें। कतरे कतरे से दरिया बनता है। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आप गाड़ी की निस्बत साइकिल पे ज़्यादा हैप्पी रहते हैं तो आपका क्या जवाब होगा? सर साइकिलिंग का मतलब है हैप्पीनेस, ये खुशी है। और साइकिल जब मैं चला के घर जाता हूँ ना तो सबसे खुशी मिलता हूँ। जब मैं गाड़ी और मोटरसाइकिल में जाता हूँ तो एक तो ट्रैफिक का प्रेशर होता है और मैं घर में मेरा मूड ऑफ रहता है। सीएम मरियम नवाज़ बनी हैं अब, तो अब मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये यूथ आपकी जो है इनको आप, अभी मैंने इनका बयान सुना, ये कह रही थी कि हम लाहौर में वाईफाई फ्री कर देंगे। तो भाई वाईफाई क्या फ्री करना है? वाईफाई के लिए फिर आपने यूथ को डिस्टर्ब करने वाली बात है। यूथ ने उनसे कौन सा मोटिवेट होना है? लैपटॉप दिए हैं, वो भी उन्होंने मूवीज़ देखने के लिए रख लिए हैं स्टूडेंट्स ने। आप यूथ को ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करें जिससे वो मेंटली और फिजिकली फिट हों, और उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है साइकिल। जब तक आप साइकिल नहीं देंगे ना स्टूडेंट्स को, मैं कहता हूँ स्कॉलरशिप्स में आप स्टूडेंट्स को दें ही साइकिल, ताकि वो उनकी ये एज है, ग्रोइंग एज यही होती है, और वो जब खुद साइकिलिस्ट बन जाएंगे और इस चीज़ की रूटीन को फॉलो कर लेंगे ना, तो वो मेंटली फिजिकली ईच एंड एवरी हवाले से ना वो फिट हो जाएंगे। यूथ का वोट
एक साइकिल की दूरी पे। साइकिल सस्ती पड़ती है और अच्छी भी है। आपके ख्याल में क्या वजह होगी जो लोगों ने मोटर बाइक पे आ गए हैं साइकिल छोड़ के? सही है, हमारे ख्याल में यही है, भाई तेजी का दौर है, साइकिल पे थोड़ा सफर बंदा करता है उसमें जल्दी हो। इनका मानना है लोगों की जिंदगियों में जूं जूं तेजी आती रही बाइसिकल जाती रही। अंकल जी की हाल है? ठीक है, बड़ी तेजी से आप साइकिल पर आ रहे थे तो मैंने कहा आपसे बात करूं। जी सर। कितने साल से आप ये साइकिल चला रहे हैं? ये सन 65 से चला रहा हूँ। ओ माय गॉड, ये तो 50 अप होने वाली है, बल्कि ज़्यादा हो गया। जी। हमारे अंकल जी 65 साल से साइकिल चला रहे हैं, 65 साल से। सन 65 की जंग मैंने सारी देखी है। सब 65 की जंग आपने साइकिल भी देखी है? सारी देखी है साइकिल पे। आपने साइकिल का ज़माना भी देखा और आज मोटरसाइकिल का भी ज़माना देख लिया। क्या फ़र्क देखते हैं आप लोगों की सेहत में, मोटरसाइकिल चलाने वाले की सेहत को? जी देखो जी, ये तो मेरे हाथ पैर सब खुले हैं और अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं। अभी भी हमारा साथ जिसने खुलना खुल ले। ये साइकिल आप कितने साल से चला रहे हैं? सन 74 से चला रहा हूँ। सन 74। 50 अप, गुड। 50 साल आपने साइकिल पे सवारी की। इंशाल्लाह। कोई मिसहैप, सड़क पे कोई हादसा छोटा मोटा? एक्सीडेंट तो हुआ मगर अल्लाह ने बचत कर दी। जी, ये बहुत बड़ा फैक्टर है जी साइकिल की सवारी का, कि अल्लाह ना खास्ता अगर कोई ऐसी अटेम्प्ट हो भी जाए तो कम से कम इंसान की हड्डी बसरी बच जाती है। ज़्यादा चांसेस होते हैं इंसान के सर्वाइव करने के। जी बिल्कुल सही है। रोज़ाना कितने घंटे साइकिल चलाते हैं आप? रोज़ाना ये समझ लें कि गर्मियों में मेरा इस तरह होता है कि जैसे कि फैसलाबाद तक का सफ़र होता है ना, यहाँ लाहौर से लेकर फैसलाबाद तक का मेरा सफ़र है ये भाई रोज़ाना इतनी साइकिल चलाते हैं कि जितना फासला लाहौर से फैसलाबाद तक है। क्या आपको लगता है कि हमारे लोगों में कोई झिझक और हिचकिचाहट है साइकिल को इस्तेमाल करने से? वो ये कहते हैं कि जैसे ये हमारी तौहीन है। तौहीन है, ये समझता हूँ, ये समझते हैं तौहीन है। लेकिन दुनिया के जो बड़े मुल्क हैं, तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, वहाँ के लोग तो साइकिल आम चलाते हैं, मामूल की बात है वहाँ पर। वो उनकी सेहत भी देख लें। कितने साल तो तुम ये साइकिल चला रहे हो? ये 35 साल तो। ਤੁਹਾਨੂੰ पता है पेट्रोल किस तरह लीटर है इस वक्त? नहीं साहब जी, मेरा पेट्रोल ना कोई कम ही नहीं। कितनी बड़ी टेंशन से ये इस टाइम फ्री है कि इनको पता ही नहीं है कि पेट्रोल का रेट क्या है। जी, तो ये था आज का एक्सप्रेसो तड़के तड़के, जिसमें हमने पाकिस्तानी सोसाइटी में बाइसिकल के इस्तेमाल के तरीकों का जायजा लिया। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी एंटरप्रेन्योर से जो कि सबसे पहले अगर मैं उनका तारुफ कराऊं तो शी इज़ द CEO कोरल ब्यूटी एम्पोरियम, स्किन कंसल्टेंट एंड लेज़र एस्थेटिशियन। पाकिस्तान में आई हैं, बरतानिया से अपना काम कर रही हैं और इनका जो मकसद है बुनियादी तौर पर वो ख़वातीन की सेल्फ केयर, उनकी ग्रूमिंग के हवाले से न सिर्फ उनको एजुकेट करना है बल्कि ये भी है कि इनको खुद मुख्तार कैसे बनाया जाए, सेल्फ डिपेंडेंट कैसे बनाया जाए, इस पर भी काम कर रही हैं। सिद्दीक़ा अहमद की हम बात कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, आयरलैंड के मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट से उन्होंने मुख्तलिफ अहम शख्सियात से अपनी ट्रेनिंग भी ली, अपने काम की, और उनका ये दावा है कि आप पाकिस्तान में रहते हुए भी इंग्लैंड जैसी, ऑस्ट्रेलिया जैसी, दुबई जैसी ब्यूटी सर्विसेज ले सकते हैं थ्रू जिस तरह का काम वो कर रही हैं। ये उन्होंने कैसे मुमकिन किया है, उनका दावा किस हद तक दुरुस्त है, इस पर भी हम बात करेंगे। विद दैट सेल्फ केयर को लेकर या सेल्फ ग्रूमिंग को लेकर पाकिस्तान की ख़वातीन को किन बातों का ख्याल रखना उनके लिए ज़रूरी है और ये कैसे उनको हेल्प कर सकती हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। सिद्दीक़ा अहमद हमारे साथ मौजूद है, उनके साथ हैफा मौजूद है जो कि इनकी डॉटर हैं, उनसे भी हम इस बारे में बात करेंगे और इन दोनों से हम पूछेंगे कि वो पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए क्या नया लेकर आए हैं। सो वेलकम टू एक्सप्रेसो। सिद्दीक़ा एंड हैफा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? Thank you for inviting us. Assalamu alaikum. It's been an absolute pleasure. Glad to have you. Thank you very much for joining us. सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, कोरल ब्यूटी एम्पोरियम, what is it और ये कैसे काम करता है and how is it different than other like so many ventures? हम लोग यहाँ मूव हुए फ्रॉम द UK, वे एक्सपैट पाकिस्तानीज एंड 2017 में एक पैशन, एक विजन, एक ख्वाब, क्योंकि जब हम यहाँ पाकिस्तान विज़िट करते थे हमें वो सैलॉन्स की सर्विसेज नहीं मिलती थी जो स्किन कैंसर को टैकल कर रही हूँ। तो एक जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई कि लोगों को हेल्प करनी चाहिए, एजुकेट करनी चाहिए और ऐसे ब्रांड्स यहाँ आने चाहिए जो कि प्रोटेक्ट कर रहे हो आपके लिविंग सेल्स तक,
विजिबल डिफरेंस दे रहे हो। तो वहाँ ये चीज़ें हमें मिल नहीं रही थी, कस्टमर सर्विस नहीं थी। जब डिफरेंट जगहों पे हमने जाके विजिट किया, देखा कि पॉलिश एंड ब्लीच का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो कॉरल की ड्रीम वहाँ से स्टार्ट हुई, एक विजन के साथ। दूसरा, कॉरल की एक बहुत पर्सनल बिलोंगिंग फीलिंग है विद सूरह रहमान। अच्छा जी, अल्लाह सुब्हान व तआला कहते हैं ना कि जन्नत में मैं कॉरल भी दूंगा, मैं लो भी दूंगा, जो पर्ल्स हैं। तो इसके साथ मैंने कॉरल को एक ब्यूटी एम्पोरियम के साथ के लेडीज़ के लिए एक ऑनेस्ट एंड इंटेग्रिटी के साथ सब कुछ ओपन प्लान के साथ होगा। अनफॉर्चुनेटली यहाँ क्या हुआ, मार्केट रिसर्च के हिसाब से जब हमें पता चला कि पीछे से जो हेयर कलर है वो कुछ और मिक्स करके आ रहा होता है। आजकल का जो क्लाइंट है, पेशेंट है, वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, उसको पता है, उसके हाथ में डिवाइस है, ठीक है, उसने देखना है कि मुझे पता है क्या चीज़ यूज़ हो रही है, नहीं हो रही, तो वो ट्रांसपेरेंसी को अप्रिशिएट करता है। उसको पता होना चाहिए उसके सामने सब कुछ हो रहा है। तो ये चीज़ हमने फाइंड की कि नहीं हो रही थी। ठीक है, तो हमने डॉक्टर डेस फर्नांडिस जो कि साउथ अफ्रीका से हैं, जी, मैं तो ये रेटिनॉल बेस्ड ट्रीटमेंट्स कर रहे थे। एंड इनकी मेरी जो ट्रेनिंग है केप टाउन में हुई, एंड लंदन में मैंने काफ़ी सालों से इनके इंस्टीट्यूट के साथ काम किया। फिर मैंने लाइसेंस अप्लाई किया पाकिस्तान के लिए। तो फिर कॉरल को हमने लॉन्च किया और माशाल्लाह से बहुत प्रिविलेज्ड हूँ एंड मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ बैरिस्टर इकराम साहब की, जो माशाल्लाह से पूरे पाकिस्तान में हमारी फ्रेंचाइजीज को लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो अब आप पाकिस्तान के किन बड़े शहरों में मौजूद हैं? माशाल्लाह से we're in Lahore, we are launching in Gulbarg, in Raya and in Islamabad। अब कराची में भी इंशाल्लाह सून आ रहे हैं। दिस कमिंग ईयर्स का यही प्लान है कि फ्रेंचाइजीज ऑल अक्रॉस, ताकि लोगों के साथ हम न्यूट्रिशनल एलिमेंट पे भी काम करें, डाइट प्लान पे भी हो। क्योंकि देखिए जो आपकी ब्यूटी फैक्टर्स हैं ना, वो आपके डाइट के साथ स्टार्ट होते हैं। आपका फूड कंटेंट क्या चल रहा है, फास्ट फूड से हट के जो लिविंग मतलब फ्रेश ऑर्गेनिक फूड है, जो कि माशाल्लाह से पाकिस्तान में हम बहुत लकी हैं। विदाउट पेस्टिसाइड्स, विदाउट दीज थिंग्स, हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वाटर कंटेंट, ये बट अनफॉर्चुनेटली उनका इस्तेमाल उतना ही कम है, हम इतना उन पे कम रिलाई करते हैं। एवा, आप क्या ऐड करोगे? आपका क्या कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर? is I would say कि क्लाइंट्स की मेन ये है कि उनको ट्रस्ट चाहिए और उनको अच्छे सर्विसेज चाहिए। तो हमारा ये प्लान है कि पूरे पाकिस्तान में हम अच्छे सर्विसेज दें, जो क्लाइंट्स हम पे ट्रस्ट भी करें और अच्छे सर्विसेज भी हम प्रोवाइड करें। ठीक है, एंड ये सिर्फ दावे तक नहीं है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि ये कहते तो सभी हैं कि हम सबसे बेस्ट सर्विस देते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि बहुत सारे लोग, खासतौर पे खवातीन, मैंने देखा है कि वो ज्यादा रिलाई करती हैं अपने कंसल्टेंट के ऊपर, अपने ब्यूटिशियन के ऊपर। जब वो जाती हैं, वो उनकी अपनी रिसर्च उतनी नहीं होती और उसमें बहुत से लोग अपना नुकसान भी कर देते हैं, न सिर्फ सर्विसेज के अंदर बल्कि प्रोडक्ट्स के अंदर भी। आपका फोकस दोनों चीजों पे है, सिर्फ सर्विसेज के साथ साथ प्रोडक्ट्स पे भी? हम रिटेल करते हैं। एनवायरन, लाइकॉन ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, लेडियोजोडान, ये एंटी एजिंग वैक्सिंग की तरफ चलते हैं हम। तो इसमें ये होता है कि आप स्किन को पुल नहीं करते, हम ऑयल लगा के वैक्सिंग करते हैं, जो कि अभी ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में आज दिन तक किसी के पास नहीं थी। अच्छा, वो ड्राई करते हैं स्किन को, स्किन पुल होती है, जितनी पुलिंग होती है उतनी रिंकल्स इंट्रोड्यूस होती हैं, जिसकी तरफ हम एजिंग प्रोसेस की तरफ ज्यादा जाते हैं। 25 के बाद हमारी स्किन में विटामिन ए बनना बंद हो जाता है, बिकॉज ऑब्वियसली एजिंग बहक है, एजिंग को होना ही होना है। ठीक है, तो डॉक्टर डेस का बिगेस्ट जो दावा है ना, वो है रेटिनॉल। ठीक है, रेटिनॉल वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारी स्किन बनाती है अप अंटिल द एज ऑफ 25, वो बनना बंद हो जाती है। okay. चाहे वो मेल है, फीमेल है। मेल की स्किन फिर भी स्ट्रॉन्गर एंड बेटर होती है, सो दे लुक बेटर फॉर लॉन्गर देन फीमेल्स। उनकी स्किन में से न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा निकलती हैं। फिर ऑब्वियसली मेंटल इलनेस अफेक्ट करती है, जो कि बहुत बिग प्रॉब्लम है पाकिस्तान में। ठीक है, सन एक्सपोजर है। सो आई गॉट द लास्ट मिनट, मेरा हमने हेडलाइंस की तरफ जाना है। आप क्या कहेंगी जो लोग आपको देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक आपको नहीं जाना, उनको कुछ भी कहना चाहें? दिस इज योर कैमरा। श्योर, वी वुड लव फॉर यू टू कम टू कॉरल ब्यूटी एम्पोरियम, ताकि आप ऑनेस्ट एंड इंटेग्रिटी के साथ लेके, न्यूट्रिशनल फैक्टर्स को लेके, रेटिनॉल्स के साथ हम डीपर लेयर्स में पेनिट्रेट करेंगे आपके लिए, एंड आपको जो सर्विसेज मिलेंगी वो अप पार एंड टॉप नॉच होंगी। राइट सिद्दीका, थैंक यू वेरी मच। सिद्दीका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। आपने देखा जी, आप जरूर इनको फॉलो करें सोशल मीडिया पे, एंड डेफिनेटली अगर इनका दावा है तो उसको टेस्ट जरूर करें कि आपको वो मिल रहा है जो वो ये दावा करें या नहीं। हम इस पॉइंट पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब आपकी मुलाकात हम अहमद साहब से कराते हैं, जो काफ़ी देर से अपनी चमचे छुरियां खड़का रहे हैं हमारे पीछे। और आज भी हमने कुकिंग सेगमेंट के अंदर जानना है अहमद साहब क्या बना रहे हैं, चूंकि हमने कहा कि भाई पीर गुजर गया, मंगल का कुछ ना कुछ खाने के लिए जरूर होना चाहिए। शेफ अहमद इज राइट नाउ विद अस लाइव फ्रॉम द किचन। शेफ अहमद, वेलकम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। आवाज़ें तो आ रही थी हमें जी, और सूंघ भी पा रहे थे हम, लेकिन नाजरीन सूंघ नहीं पा रहे थे। क्या है जी आज आप क्या बनाने जा रहे हैं? हम बना रहे हैं कैश्यू नट चिकन विद गार्लिक फ्राइड राइस। ओए होए होए, बेसिकली थाई रेसिपी कहा जाता है, लेकिन ये थाई रेसिपी नहीं है, ये प्योरली अमेरिकन रेसिपी है। जो कि चाइना से एक बंदे ने जाने के बाद जो इन्वेंट की
डेविड ली नोंग ने। और 1960 से ये खाई जा रही है और अब कॉन्टिनेंटल एक डिश बन चुकी है जो कि काफ़ी ज़्यादा मकबूलियत हासिल कर ली है और अच्छे रेस्टोरेंट में खाई। तो ये साहब जिन्होंने इन्वेंट की थाई थे? थाई नहीं थे, ये अमेरिकन थे जो चाइना में रहते थे। इन्होंने वहाँ से फ्यूजन लेके अमेरिका में दिया और उसके बाद ऑल ओवर अमेरिका में जो है ये खाई जाती है, लेकिन इसको थाई समझा जाता है बट थाई नहीं है। ओके, सो बेसिकली अमेरिकन थे जी जिन्होंने ये रेसिपी इन्वेंट की। देखें आज हमने आपको हिस्ट्री भी बता दिया है। अहमद साहब बहुत जबरदस्त, हमें बहुत अच्छा लगा। जल्दी से इंग्रेडिएंट्स बता दीजिए इसके क्या है, फिर हम सेगमेंट की तरफ मूव करें। इसमें क्या-क्या डालेंगे? जो हम थोड़े से चेंज यूज करेंगे वो कैश्यू नट है, ठीक है, साथ टोमेटो पेस्ट है, ठीक है, और एक चिली इन सोयाबीन ऑयल, ठीक है। अगर नहीं है तो आप इस कुटी लाल मिर्चें भी ले सकते हैं ऑयल के अंदर जो ब्लेंड हुई होती हैं। ये इन इंग्रेडिएंट्स के साथ हम जो है इसको बनाएंगे, ठीक है, और आपको बना के दिखाएंगे। ग्रेट, चलें जी, प्रोसेस इसका ऑलरेडी स्टार्टेड है, वैसे वो काम करें। हमने कहा जरा इस रेसिपी का और अहमद साहब का इंट्रोडक्शन करा दें, साथ आपको हिस्ट्री भी बता दें। चिकन कैश्यू नट की क्या हिस्ट्री है विद गार्लिक फ्राइड राइस, थोड़ी देर में तैयार होते हैं तो आपको डेफिनेटली दिखाएंगे भी। इस वक्त वक्त है हमारे सेगमेंट एक्सप्रेसो किताब का। इसमें आज बात हो रही है किताब के हवाले से तहजीब की दास्तां। इसके दूसरे हिस्से को डिस्कस किया जा रहा है जो कि यूनान के ऊपर है। इसके मुतरजम में यासिर जवाद साहब, उनके साथ क्या बात हो रही है, एक्सप्रेसो किताब आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो किताब। बात हुई थी तहजीब की कहानी यानी स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशंस के जो 11 वॉल्यूम्स हैं जो कि यासिर जवाद ने उनको तर्जुमा किया है और उनके 2 वॉल्यूम जो हैं वो तर्जुमा कर चुके हैं। ये वो भारी पत्थर है जो कोई नहीं उठाता था और उसकी वजह ये थी कि एक तो पब्लिशर वो कोई शाया नहीं करना चाह रहे थे इस कदर, यानी बड़ी किताब जिसके 11 वॉल्यूम्स हैं और फिर पब्लिशिंग के मामलात अपने, और दूसरा ये था कि इसका तर्जुमा करना कौन सा आसान है। विल डोनाल्ड की इतनी खूबसूरत किताब जो कि 4 दहाइयों में लिखी गई, 40 साल इसको लगे 11 वॉल्यूम्स को, और कहा जाता है कि अगर आप दुनिया में कोई और किताब ना पढ़ें, सिर्फ यह एक किताब पढ़ लें तो ये काफ़ी है। तो इतनी बड़ी किताब जो है इसका तर्जुमा उर्दू में नहीं हो सका, उसकी बहुत सारी वजूहत थी। हमने इससे पहले एक सेगमेंट किया था जिसमें हमने पहले हिस्से की बात की थी जिसमें कि मशरकी विरसे पे वो मुश्तमिल है पहला वॉल्यूम, और अब जो दूसरा वॉल्यूम है ये कदीम यूनान पर उसकी तारीख पर मुश्तमिल है। यासिर जवाद जो हैं वो हमारे मेहमान हैं जिन्होंने इसका तर्जुमा किया है। ये दूसरा वॉल्यूम भी आ चुका है। सो बहुत शुक्रिया यासिर भाई और आपकी तशरीफ़ आरवी का। ये जो कदीम यूनान, ये जो हिस्सा है ये यूनान के हवाले से है। उर्दू में हम देखते हैं कि अहमद अकील रूबी जो है उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया और मुझे जो शायरी थी और जो बेसिक चीज़ें थी वो उन्हीं से शनासाई हुई, उन्हीं के तर्जुमे पढ़ के। और फिर तर्जुमा निगारी भी एक होती है ना, मतलब उसमें अहमद अकील रूबी बहुत खूबसूरत करते थे क्यों खुद शायद वो इश्क करते थे इन चीज़ों से। आपकी इस तहजीब की कहानी में क्या ये जो दूसरा वाली में इसमें मुकम्मल यूनान है? हाँ जी, मुकम्मल यूनान है। और इसकी जो राइटर है उसकी खूबसूरती ये है कि वो जो फ़न तामीर है, फ़लसफ़ा है, जंगें हैं, जंगों को वो ज़्यादा अहमियत नहीं देता, लेकिन माशी हालात हैं, आपकी जोग्राफियाई और मौसमी हालात हैं, वो उसके साथ मिला के कुल बना के देखता है चीज़ों को। वो जुज़ियात में जाता है लेकिन कुल को सामने रख के। अच्छा, ये पूरा जितने भी इनके 11 वॉल्यूम्स हैं उसमें यही उसका तरीका कर रहे हैं। मतलब वो एक दौर बयान करते हैं, उस दौर की सियासी शख्सियात और सियासी उतार चढ़ाव, उसके अलावा उसके जो इक़्तिसादी हालात हैं, करेंसी, पैमाने, आर्ट, अदब, फ़लसफ़ा, वो सब बयान करते हैं। ठीक है, शायरी और ये चीज़ें भी इसमें शामिल हैं, शायरी भी शामिल है, ड्रामास वगैरह। मतलब इसके अंदर आपको एस्काइलस है, यूरिपिडीज़ है, और बाकी जो कदीम ड्रामा निगार थे वो सारे मौजूद है इसमें। अफलातून, अरस्तू और उससे पहले सुकरात मौजूद है, सारे फलसफे। अच्छा, ये सोफोक्लिस वगैरह जो हैं, ये जितने भी बड़े ड्रामा निगार हैं, उनके ड्रामों का तर्जुमा तो इसमें शामिल नहीं होगा, बट उनका बेसिकली उनकी शख्सियत पे या उनकी फ़िक्र पे बात हुई। नहीं, उनके जो ड्रामे हम तक पहुँचे हैं वो टुकड़ों में ही पहुँचे हैं, वो मुकम्मल इस तरह पहुँचे भी नहीं किताबी शक्ल में। तो उसका जो उसको अपने बयानिए में उसको सपोर्ट करने के लिए उसके इक़्तिबासात चाहिए थे वो उसने दिए हैं। अच्छा, अब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आप तर्जुमा करते चले जा रहे हैं आपको, और ये आप 4 दहाइयों में लिखी हुई किताब है, इसमें आपने कोई फ़र्क नोट किया है उसलूब में या किसी भी चीज़ में जो कि वॉल्यूम टू वॉल्यूम कोई फ़र्क आ जाता है? हाँ, नहीं, वो आ जाता है कि जो पहली जो जिल्द है उसके अंदर जो चीन और जापान है उसमें पॉलिटिकल ज़्यादा है, ठीक है। और जहाँ पे ये जो दूसरी जिल्द है इसमें यूनान है, चूँकि वो ख़ुद बड़ा यूनान का दिल दादा है तो एक ज़्यादा मोहब्बत आपको नज़र आती है उतना। और उसकी एक वजह ये भी है कि यूनान ने दिया भी तो दुनिया को बहुत कुछ है। जी, मैं बिल्कुल अब लफ्ज़ फ़लसफ़ा है वो भी अरबी सूरत है फ़िलासफ़ी की,
आपका जिम्नाजियम, सिंपोजियम, आपका स्कूल, आपका एकेडमी। अब भी स्कूलों के नाम मैं देखता हूँ, मैं कहता हूँ अच्छा यार ये वो बिल्कुल उससे निकला ठीक है। तो उसमें यूनान की हिस्सेदारी बहुत ज़्यादा है, फिज़िक्स। अच्छा, और मज़े की बात यह है कि जो अरबों की जो उस वक़्त की जो अकली उनमें बेदारी आई है, अरबों की कह लें या मुसलमानों की कह लें, और एक पूरा सिलसिला बना, वो अरस्तु के और दीगर जो यूनानी फ़लसफ़ी हैं उनका तर्जमा करके बना। उसी को फिर तर्जमा करके यूरोप ने इब्न रुश्द के ज़रिए से सीखा। तो ये इसलिए इसकी हिस्सेदारी बहुत। हमारी जो मॉडर्न तहजीब है उसकी अगर हम बुनियादें देखें, उसमें कोई शक नहीं है कि वो यूनान है। तो इस हिसाब से जो 11 वॉल्यूम्स हैं उसमें सबसे हम कह सकते हैं कि अहम तरीन वॉल्यूम है ये जो यूनान वाला है, बिकॉज हम अपने आप ही को पढ़ रहे हैं, अपनी ही पूरी तहजीब और उसकी बुनियादों को पढ़ रहे हैं। नहीं, ये ना असल में पता क्या है, हम अहम तरीन का तब बात करते हैं जब हम मजमूई पिक्चर ना देखते हो, मजमूई तस्वीर ना देखते हो। अभी आप अगर जो दुनिया का नक्शा सामने रख लें और आप उस पर पॉइंट आउट करें या कोशिश करें कि मैं इस इलाके के बारे में जानता हूँ और इतना जानता हूँ, और आप एक ग्राफ बना लें, कोई भी 1 to 10 का स्केल बना लें, तो आप अपनी स्कोर करेंगे तो आपका बहुत कम होगा। मसलन हम जनूबी अमेरिका के मतलब ना होने के बराबर जानते हैं, शायद 1-2 शख्सियात के नाम जानते हो। हम अमेरिका की तारीख जिसका हम हर वक्त जिक्र करते हैं उसके बारे में नहीं जानते। यूरोप की इधर जो पाकिस्तान में तारीख दस्तयाब है वो 1930s की है, वो भी तर्जमा है, ठीक है। तो हम एक मजमूई तस्वीर नहीं देख सकते। तो ये इस किताब का कमाल ये है कि ये हमें ज़माना मकान से परे ले जा के तो एक भरपूर और जामे तस्वीर दिखाती है। अच्छा, आपने क्योंकि तर्जुमा करते हैं और बहुत सारी किताबों का आपने तर्जुमा किया, जो विल जोहा का असलूब है उसमें एक अदबी चाशनी है और क्या मज़े की है, मतलब फ़लसफ़ा जैसा या कोई भी इस तरह का मजमून जो कि अमूमी तौर पर खुश्क तस्वुर किया जाता है, उसको उन्होंने ऐसा खूबसूरत बना के पेश किया है। हिस्ट्री को भी खुश्क तस्वुर किया जाता है जिसको इन्होंने इतना खूबसूरत बना के पेश किया है। वजह क्या है? उनका अदब से कोई ख़ास लगाव है? उसका पस मंज़र क्या है उनकी उस तहरीर में? वजह उसकी यही है कि वो जो ज़िंदगी है किसी भी अहद की, उसको किसी वो एक हवाले से नहीं देखते। उसमें जैसा कि मैंने पहले कहा कि वो अदब और फ़लसफ़ा और ये असल में इसको अब इंसानी फ़िक्र की कहानी भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फ़िक्र ने ही आपके दीगर पहलुओं को गाइड करना होता है ना, और जवाब में वो भी उसे गाइड करते हैं। तो ये एक दो तरफा अमल है, इस दो तरफा अमल की इसने अक्कासी की है। लेकिन जब हम कहते हैं ना कि फ़लसफ़ा या कोई इस तरह की कोई किताब हम देखते हैं और उसमें बहुत ही पेचीदा, बहुत ही मुश्किल ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है, तो उसका एक रीज़न ये दिया जाता है कि ख्याल जो है वो कैद में नहीं आ सकता सादी ज़ुबान में। ये क्या वजह है कि ये एक नॉर्मल ज़ुबान इस्तेमाल करते हुए पेचीदा तरीन चीज़ों को बहुत आसानी से पेश कर देते हैं? उसकी वजह ये है कि अगर राइटर ने खुद उसकी तफहीम की हो अच्छी तरीके से तो वो फिर अच्छे सादा ज़ुबान से भी कर सकता है। हाँ जी, वो सादा ज़ुबान से भी कर सकता है। इसकी ज़ुबान जैसे कि पहले कहा कि खूबसूरत है, उसमें एक शायरानापन है मौजूद। अगर वो लिबास के हिस्से गिनवाने पे आ रहा है तो उसके लिए बकल्स हैं, बक्सुएँ हैं, उसके लिए जो मुख्तलिफ उसके जेवर के जो नाम हैं उस दौर के, वो उसने तमाम बयान करने हैं और उसमें बड़ी वैरायटी है। वो हम उन लफ्ज़ों से आशना ही नहीं है। और हमारा मसला ये है कि हम लोग अब हमें जल्दी होती है क्योंकि हम चाहते हैं कि बस एक दफ़ा पढ़ने से कोई भी चीज़ हमारी समझ में अगर नहीं आती तो वो गलत है, ठीक है। तो हाँ, क्योंकि हमें जल्दी होती है। तो ये है कि इस पे ये जो इस तरह की जो तहरीरें होती हैं वो पढ़ने वालों से भी थोड़ी तरबियत का तकाजा करती हैं। इनकी बेगम का जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या है पहले 6 वॉल्यूम? इन पहले 6 वॉल्यूम में तो नहीं है। इनकी बीवी का जो एरियल ड्यूरेंट है उनका उस तरह नहीं है। जिस भी वॉल्यूम में उन्होंने उनके साथ कंट्रीब्यूट किया है, जिस भी हैसियत में किया, वो उन्होंने ऊपर उसका नाम दिया, उस पे दोनों का बतौर राइटर नाम है। लेकिन वो सारे सफ़र में उनके साथ शरीक रही हैं क्योंकि ये एक वसी काम है। इसके लिए हवाले तलाश करना, इसके लिए मवाद को तरतीब देना, अब जैसा कंप्यूटर वाला सिलसिला तो नहीं था उस वक्त। तो इस हवाले से तो ये बड़ी एक्सेप्शनल जोड़ी है। हाँ, ये एक्सेप्शनल जोड़ी है इस हवाले से बिल्कुल, कि दोनों मियाँ बीवी का एक ही पैशन हो। और ये जो बने हैं ये भी इसी की बदौलत बने हैं, किताब की बदौलत। जो इनकी पहली दास्तान फ़लसफ़ा थी वो 1 साल में लाखों में बिक गई थी जी, ऐसे ठीक है ना। तो उसी की वजह से उधर ये था कि
उस किताब ने उनको इतना सहारा दिया कि इसे सारी ज़िंदगी कुछ और करने की ज़रूरत नहीं हुई। फिर निशात फ़लसफ़ा जो है उसने तो फिर हाँ जी, बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ दिया। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। तो अब इसको आपने बेसिकली खुद पब्लिश किया? जी, मैंने खुद पब्लिश किया। कैसा तजुर्बा जा रहा है? बहुत अच्छा तजुर्बा। एक तो ये कि आप किसी के एहसानमंद नहीं हो। इसका अगर आपने किसी ने इसका ऑर्डर करना हो, किसी को चाहिए हो, तो मेरा अब नॉर्मली तो लोग पब्लिशर को करते हैं ना कॉल, तो इसको किस तरह करेंगे? इसका तो वो मेरी ये मजबूरी भी है और ये मेरी सकत भी मेरे में इतनी है कि मैं सिर्फ फेसबुक के ज़रिए से इसके साथ लोगों के साथ अटैच हूँ, और मैंने या ट्विटर पे है या फेसबुक पे। और लोगों को यासिर जवाद पहले ढूंढना है? हाँ जी, हाँ जी, और उसके बाद ये ऑर्डर कर, लेकिन ये ऑर्डर करने के बाद ये किताब पहुंच जाएगी? हाँ जी, वो उनको पहुंच जाएगी। वो इजी हो गया, वो ऑनलाइन है। ये असल में सोशल मीडिया का जो पिछले 3-4 साल में रुझान बढ़ा है, उसी के नतीजे में मैं इस काबिल हुआ हूँ कि मैं ये वाला कदम उठा सकूँ। ठीक है। इतना बड़ा इल्मी विरसा जब आप कर लेंगे मुकम्मल 11 वॉल्यूम्स, स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन, यासिर जवाद को कहाँ देखते हैं? यानी जो रियासत पाकिस्तान है वो आपको कौन कौन से बड़े अवार्ड से नवाजेगी, और वो कितना बड़ा मतलब एक कारनामा तस्वुर किया जाएगा कि आपने 11 वॉल्यूम्स का इतना बड़ा इल्मी वर्सा जो है वो उर्दू में तर्जुमा कर दिया? नहीं किया जाएगा। मैं जब ये मुकम्मल हो जाएगी किताब तो मैं फिर कुछ और कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक मुतवातर अमल है। ठीक है, वो देखें जो सरकारी सरपरस्ती मिलती है ना, उसमें आप फिर नाकारा हो जाते हैं। सही, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं कि नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, मिलनी चाहिए, लेकिन वो ठीक है, उसके लिए आपको पाँव नहीं पड़ना चाहिए किसी के, आपको अपना शनाख्त बरकरार रखनी चाहिए। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया आपका। तहज़ीब की कहानी, इसका ये दूसरा वॉल्यूम और कदीम यूनान पर है। इसको ज़रूर ख़रीदिएगा, इसको ज़रूर पढ़िएगा। उसकी वजह यह है कि इतना इल्मी वर्सा जो है जो ट्रांसलेट हो के यासिर जवाद ने इसको उर्दू में ढाल रहे हैं, तो इसके पीछे क्या क्या मेहनत है और कितनी बड़ी एक स्ट्रगल है। और सरकारी सरपरस्ती वो आप जिस तरह कह रहे हैं कि वो कोई इतना बड़ा, उससे बहुत ज़्यादा बेहतर है कि ये सरपरस्ती जो है ये आप करें और ये जो इल्मी विरसा ये मुंतकिल हो, ताकि हम जो खौफ हैं और तसुबात हैं उनसे जान छुड़ाएँ। हमारे अगले वाली जो नस्ल है वो खौफ और जो तसुबात हैं इनसे हट के, इनको शिकस्त दे के जहानत की तरफ जाए और ज़हीन कहलाए। तहज़ीब की कहानी, कदीम यूनान, विल ड्योरा, तर्जुमा यासिर जवाद, और ये दूसरा वॉल्यूम है, ज़रूर खरीदिएगा, ज़रूर पढ़िएगा। देखते रहिए एक्सप्रेसो किताब। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात कर लेते हैं सबसे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मौजू इकॉनमी के हवाले से। आपको मालूम है आम इंतखाबात हो गए हैं, हुकूमत साजी का अमल कल मुकम्मल हो गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया और अब काबीना की तश्कील का बाकायदा तौर पे आगाज हो गया है। कौन होगा नया वजीर खजाना? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द की क्वेश्चन फॉर द टाइम बीइंग। इसके अलावा तवक्को की जा रही है क्या इसहाक डार साहब फिर आएंगे या डॉक्टर शमशाद अख्तर जो कि पहले केयर टेकर सेटअप के अंदर ये उमूर चला रही थी वही चलाएंगी। हलफ उठाते ही शहबाज शरीफ साहब ने मुआशी सूरत हाल की बहाली के लिए एक हंगामी इजलास तलब किया है। उन्होंने इस मौके पर कुछ बड़े इंपॉर्टेंट हिदायत भी दी हैं, फैसले भी किए हैं, एक लाया अमल तैयार करने। उसके अलावा IMF के साथ मुज़ाकरात और खसारे में डूबे जो मुख्तलिफ सरकारी इदारे हैं इनकी प्राइवेटाइजेशन की भी हिदायत उन्होंने की है। और साथ साथ उन्होंने कहा है कि जी हमें जो मैंडेट मिला है वो मईशत को बेहतर करने का मिला है। हमारी हुकूमत की यही अवलीन तरजीह भी है। हमारी हुकूमत मुल्क में जो सरमायाकारी का अमल है इसके फ़रोग और जो बिजनेस कम्युनिटी है इसकी सहूलियात की फराहमी के लिए भरपूर तरीके से काम करेगी। इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर को इस मौके पर बताया भी गया कि उनकी हिदायत पर जो FBR है उसके रेवेन्यू ने 65 अरब रुपए के टैक्स रिफंड्स को क्लियर किया है जो कि पेंडिंग थे इससे पहले। शहबाज साहब ने जी जो एक्सीडेंटेड फंड फिजिबिलिटी है इस हवाले से भी IMF से बातचीत को फौरी तौर पर आगे बढ़ाने की हिदायत की है। और दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब ने यह भी कहा है कि जो ICFC है SIFC है जो कि फैसिलिटेट कर रही है मुल्क में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इसके लिए मुख्तलिफ इक़दाम करिए। उन्होंने कहा जी एक ऐसा इक़दाम है और इसको हम मजीद मुस्तहकम करेंगे, मजीद इसकी तक़वियत के लिए काम करेंगे। दूसरी जानिब बड़े अहम एक सहाफ़ी हैं महताब हैदर साहब, उनकी खबर
आई है जो खबर ये कहती है कि IMF ने जो तनख्वाहदार तबका है और गैर तनख्वाहदार तबका है इस पर जो टैक्स है बढ़ाने के साथ साथ जो टैक्स स्लैब्स हैं इसमें कमी का भी मुतालबा किया है। IMF ने IFBR को तनख्वाहदार और गैर तनख्वाहदार तबके के लिए जो टैक्स का बोझ है उसे दुगना करने की सिफारिश की है और साथ ये भी कहा है कि ये तफरीक खत्म की जाए। और खबर ये भी कहती है कि अगर पर्सनल इनकम टैक्स से मुतालिक सिफारिशात पर पूरी तरह अमल किया जाएगा तो इससे GDP का 0.5% इजाफी रेवेन्यू हासिल हो सकता है जो कि इन टर्म्स ऑफ रुपीस 500 बिलियन 500 अरब बनता है। दूसरी जानब जो रवा माली साल है इसमें FBR ने रवा साल के पहले 8 माह के अंदर अगर हम बात करें जुलाई था फरवरी इसके दौरान तनख्वाहदार तबके से अब तक 215 अरब रुपए इकट्ठे किए। हम कुर्बानी के बकरे बने में मसलसल हमसे पैसे जा रहे हैं। FBR तनख्वाहदार तबके से मजीद 300 अरब हासिल करने का ख्वाह है। मुझे लगता है नचोड़ ही लें क्योंकि तनख्वाहदार तबके को ही नचोड़ा जा सकता है। जो टैक्स नहीं दे रहे हैं उनको पूछने के लिए तो हमारा सिस्टम की कैपेसिटी ही नहीं है। ये मेरे दिल की भी जज्बात है और बहुत सारे पाकिस्तानी तनख्वाहदार तबकों के जिनका टैक्स बेचारों का तनख्वाह आने से पहले ही कट जाता है और फिर ऊपर से हम बिल्स भी देते हैं एंड ऑल दैट। सो इस सारी सूरत हाल पे हमने बात करनी है। 18% मजीद इसके ऊपर GST नाफिज करने की बात हो रही है, जनरल सेल्स टैक्स बढ़ाने की हो रही है। किस हद तक हमारी कौम मुतहम्मिल हो सकती है और क्या ये इकदाम ठीक इकदाम होंगे? डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद हैं, मईशत के एक्सपर्ट हैं, उनकी राय लेते हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। ये जो एक इनिशियल खाका है ये आपके सामने है, लगता ऐसे है कि वही मिडिल क्लास जो कि अब उस मिडिल क्लास की लाइन से नीचे चली गई है, लोअर मिडिल क्लास हो गई है, उसके ऊपर ही मजीद ये बॉम्ब गिरने हैं और IMF तो हक बजाने में कहने में कि आप ये इक़दाम करें, लेकिन क्या इस तबके को ही दोबारा टारगेट करना वुड इट बी फाइन आपके ख्याल में? तो आपने एक अच्छा इंट्रोडक्शन सामने रखा। उसमें आपने जो सबसे ज्यादा जरूरी गुफ्तगू की वो ये थी कि पाकिस्तान में कैपेबिलिटी जो है, आपने तो टैक्स के निज़ाम के लिहाज से कहा, बट ओवरऑल आई थिंक द क्रक्स ऑफ द मैटर इज कि क्या आप में कैपेबिलिटी है कि आप IMF को कोई इससे बेहतर प्रोग्राम दे सकें कि हम GST नहीं बढ़ाना चाहते, हम इनकम टैक्स जो ऑलरेडी लागू है उसके स्लैब्स को इस तरह नहीं तब्दील करेंगे कि पाकिस्तान का जो इस वक्त मिडिल क्लास है वो और स्क्वीज हो जाए। हम मैन्युफैक्चरिंग पे टैक्स कम करके हम एग्रीकल्चर पे लगाना चाहते हैं, रियल एस्टेट पे लगाना चाहते हैं, अनप्रोडक्टिव सेक्टर्स पे लगाना चाहते हैं, हम डिसइंसेंटिवाइज करना चाहते हैं सेविंग्स इनटू रियल एस्टेट, हम रिटेल और होलसेल जो है उसको इनकम टैक्स के निज़ाम में लाना चाहते हैं। क्या आप ये कर पाएंगे कि नहीं? दैट इज द $100 million क्वेश्चन। व्हाई डू आई से दैट? पाकिस्तान अगर IMF के पास एक कमजोर प्रोग्राम के साथ जाएगा या एक ऐसी सिचुएशन में जाएगा, मैंने एक आर्टिकल लिखा था ट्रूली अनलकी, जिसका मतलब ये था कि पाकिस्तान की जो थिंकिंग है वो आउटसोर्स्ड है। गुड पॉलिसी इज ओनली गुड ह्यूमन रिसोर्स एंड नथिंग एल्स। सो ये इंतहाई जरूरी है कि इस वक्त से बहुत पहले, 2 महीने पहले, 4 महीने पहले जो अथॉरिटीज हैं वो एक प्रोग्राम ऐसा सामने रखते हैं जिसमें एनर्जी, टैक्सेशन, पाकिस्तान की रेगुलेटरी फ्रेमिंग, पाकिस्तान का जो प्राइवेटाइजेशन, इन्वेस्टमेंट, ये सारी जो जगह हैं इन पे आप क्या करना चाहते हैं? आप रियल सेक्टर को कैसे ठीक करना चाहते हैं? आप फेडरल फिस्कल फ्रेमवर्क इतना ब्रोकन है कि इस साल जो हमने 8300 अरब रुपया हमने डेट और मार्कअप की मद में देना है, उसको देने के लिए भी 1000 अरब रुपया बोरो करेंगे तो वो दे पाएंगे, बाकी एवरीथिंग एल्स इज ऑन बोरोड फंड्स। दिस इज द सेवेरिटी ऑफ द चैलेंज जो पाकिस्तान फेस कर रहा है। अदराक करें कहां पे खड़े हुए हैं, ये नहीं करेंगे। डॉक्टर साहब जिन शोबों पे आप जिनको आप टैक्स करने की बात करें, इनकी आवाज उठाने वाले हमारी कैबिनेट्स के अंदर भी और हमारी असेंबलीज के अंदर बहुत लोग हैं। आप एग्रीकल्चर को टैक्स करेंगे, देयर आर सो मेनी लैंडलॉर्ड्स हु आर सिटिंग इनसाइड, इवन बहुत कलीदी सीटों के ऊपर जो इसको अपोज करेंगे, कम करा लेंगे। इसी तरह अगर आप रियल स्टेट की बात करते हैं तो वी ऑल नो कि हाउ रियल स्टेट ऑपरेट्स। आई मीन उनकी तगड़ी आवाज है, उनके सोर्सेज हैं, उनकी एक्सेस है और फिर पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी तो हैं पार्टीज के। लेकिन अगर आवाज कोई नहीं उठा सकता या हम कोई छोटी मोटी आवाज उठा सकते हैं तो ये उस तबके की, तनख्वाहदार तबके की जिसकी हम बात करें, जो बेचारा मुसलसल पिस रहा है, तो फिर इनके लिए कौन आवाज उठाएगा? इस मैकेनिज्म को कौन डिफाइन करे कि अब ये बोझ थोड़ा शिफ्ट तो करें? ये तो पिछले 5-6 साल से आपको पता है अगर जो पिस रहा है तबका वो तनख्वाहदार तबका या मिडिल क्लास ही पिस रही है। तो इसमें ये भी ऐड कर लीजिए कि रिटेल की बहुत बड़ी रिटेल इन्फ्लुएंस है, कंस्ट्रक्शन का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। ये सारे वो सेक्टर्स हैं जो अंडर टैक्स्ड हैं पाकिस्तान में, और कुछ ऐसे हैं जिन पे बिल्कुल टैक्स का निफाज ही ठीक नहीं है। अब अगर आपने ये सारे काम नहीं करने कि 22% आपका GDP का, यानी कि पूरी इकोनॉमी से 22% जो एग्रीकल्चर है और 4 अरब रुपया पूरे मुल्क से कलेक्ट करते हैं, तो फिर IMF के पास ही जाकर मांग के हुकूमत चलाते रहें, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के चैलेंज में रहें। मैं कहने की ये कोशिश कर रहा हूं कि अब भी अगर वही पॉलिसीज फॉलो करेंगे और ब्रेक अवे नहीं करेंगे फ्रॉम द पास्ट,
और इसकी आवाज तो आपने वोट दिया है ना, आपने सब पार्टीज को एक मैंडेट दिया है, एक कोलिशन मैंडेट दिया है। आपने एक पार्टी को मैंडेट नहीं दिया, आपने 3 बड़ी पार्टीज को भी दिया है, रीजनल पार्टीज को भी दिया है, कुछ रिलीजियस को भी दिया है। उनका काम है कि वो ऑपोजिशन बने, उनका काम है कि वो जो हुकूमत में हो वो आपस में ये तय करें कि वी कैन नॉट रन पाकिस्तान जो बिजनेस एज यूजुअल है। व्हाट दैट मीन्स इज कि हमने अच्छी इकोनॉमिक्स, अच्छी एनर्जी पॉलिसी, अच्छी इंजीनियरिंग, अच्छी इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज, वो ये नहीं होती कि आप कहें कि हम रियल एस्टेट में एमनेस्टीज दे के मुल्क चला लेंगे। बिल्कुल नहीं। ये इसलिए कि आप प्रोडक्टिव सेक्टर, ट्रेडेबल सेक्टर, दुनिया को कुछ बेचने के काबिल तो हो टेक्सटाइल से आगे। अब वो 5 साला मंसूबा क्या है आपका? मैं बार बार कहता हूं कि जो ममालिक बगैर तैयारी के IMF के पास जाते हैं, जो कि मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान उन ममालिक में 23 दफा तो शामिल हो चुका है, आई रियली होप कि 24वीं दफा नहीं होगा और अथॉरिटीज अपना काम करके एक फ्रेमवर्क सामने रखेंगी। ये जो प्रोग्राम को डॉक्टर साहब, जो ऑल्टरनेटिव प्लान की आप बात कर रहे हैं कि हम कोई अगर ये नहीं करना चाहते तो हम एक ऑल्टरनेटिव प्लान दें, एक कहना चाहिए इम्प्लीमेंटेबल प्लान दें कि ये प्लान है, इसके तहत हम चलते हैं, और फिर कन्विंस करें। ये आपका बड़ा पुराना मौक़िफ़ रहा है कि आप केपेबल लोगों को लेकर जाएं जो उनसे बात कर सकें, जिनमें ये सलाहियत हो, जो ग्राउंड रियलिटीज को समझते हों, जो नंबर्स को समझते हों, और फिर देयर शुड नॉट बी एनी फोर्ज्ड नंबर्स। आप बिल्कुल क्लियर कट बात करें जो आप कन्विंसिंग हो। तो ये फिर आपको लगता है कि इस टीम के अंदर जो अभी बनती नजर आती है ये सलाहियत है, या किस टाइप की टीम होनी चाहिए? अहमद शहबाज साहब का बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द टेन्योर है, आप उनको क्या मशवरा देंगे, क्या करें, वो किस किस्म के लोग लेकर आए? तो रियलाइज कर लेना मुल्क कहाँ खड़ा हुआ है। एक तो हमने अदराक कर लिया एनर्जी का, मतलब मालियाती खसारे का। एक अदराक करें कि एक डेमोक्रेसी है एट द टॉप ऑफ द ट्राइंगल, एक लेफ्ट है एस्टैब्लिशमेंट ऑन द लेफ्ट बॉटम ऑफ द ट्राइंगल, जिसमें मिलिट्री एंड सिविल ब्यूरोक्रेसी है। ये दोनों चीजें आ गई हैं। एक तीसरा जुज़ है टेक्नोक्रेसी का, वो तो कंप्लीटली आपकी मिनिस्ट्री से मिसिंग है। इस वक्त भी जब आपके सामने 7-8 आएंगे लोग IMF से, इमरान, दे आर ऑल PhDs हमारी यूनिवर्सिटी से, उन्होंने जॉर्डन में भी, इजिप्ट में भी, श्रीलंका में भी काम किया हुआ है, हमारी तरह ही बाहर काम किया हुआ है, और वो आपको मॉडल रखेंगे। कल मैं एक दोस्त से बात कर रहा था IMF में, तो उसने कहा यार वो स्प्रेडशीट्स देख रहा हूँ, तो हम डिस्कस कर रहे थे उन स्प्रेडशीट्स की। एक कंट्री की 84 स्प्रेडशीट्स थी उसके पास, 84, 84। मैं कहता हूं कि आप मुझे ये बता देना कि अगले 5 साल में आपने हर जगह पे डेट क्या वापस करना है और उस पे आपका प्लान क्या है, तो शायद आप मतलब खो जाएंगे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज IMF इज अ क्वांटिटेटिव गेम, इज अ मॉडलिंग गेम, इट्स नॉट अ स्टोरी टेलिंग। पाकिस्तान और बहुत से ऐसे ममालिक मैं जानता हूं वो एक स्टोरी टेल करते हैं, फिर IMF उसको बाय ही नहीं करती, और फिर वो एक स्ट्रेट जैकेट अप्रोच में इन द शॉर्ट टर्म 3 इयर्स जो उसके पास होते हैं, वो काम करती है जो वो समझती है इसको एक बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के खसारे से टेम्परेरीली ICU से निकाल के सर्जिकल वार्ड में ले आएगा। पाकिस्तान वो गेम नहीं है। आई रियली होप कि सोबरिंग मोमेंट है ये पाकिस्तान के लिए। 23 में से 21 प्रोग्राम इनकम्प्लीट हैं। प्लीज डू नॉट गो टू IMF with an other similar program। अभी जो SBA है मैं उस पर भी कमेंट कर देता हूं, उसमें कोई ऐसी चीज कीमतों को तब्दील करने के अलावा, पाकिस्तान की इनडायरेक्ट टैक्सेशन बढ़ाने के अलावा, पाकिस्तान के एक्सचेंज रेट को मार्केट पे छोड़ने के अलावा जो डीप चेंजेस हैं, ये तो बड़ी ऑब्वियस बात है कि प्राइवेटाइजेशन करनी है, तो लाए हैं एजेंडा में, पर प्राइवेटाइजेशन भी इस चीज का हल नहीं है। बताइए ना फिर रेगुलेटरी सेटअप कैसे ठीक होगा कि प्राइवेट सेक्टर कंपेटिटिवनेस क्रिएट हो, मार्केट्स क्रिएट हो। पाकिस्तान बहुत ही डीप सर्जिकल ट्रीटमेंट मांग रहा है। हर वक्त एक मोमेंट आता है, आज उस मोमेंट से गुजर रहे हैं। अगर उस मोमेंट को जाया करके फिर एक रेगुलर IMF के प्रोग्राम में ये एक मॉरल हैजर्ड भी है, जिसका मतलब अगर ये है कि IMF मिल गया, पैसे मिल गए, फिर उसी तरह चलते रहे। तो डॉक्टर साहब, अगर हम फॉर एग्जांपल वी रिमेंबर इंडिया ने भी एक दफा IMF प्रोग्राम ऑप्ट किया, इवन कोरिया जैसे ममालिक ने ऑप्ट किया, अपने आप को पांव पे, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आप तो जानते हैं, और उन्होंने अपने आप को पांव पे खड़ा किया, उन्होंने ऐसे प्रोडक्टिव सेक्टर्स के अंदर पैसे लगाए, ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया कि दोबारा से उनको जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली लेके खर्चे पूरे करते हैं, फिर चले जाते हैं, और देव जी ये चलता रहा। तो क्या करें हम? आई मीन श्रीलंका से हम क्या सीखें, हम बांग्लादेश से क्या सीखें, हम इंडिया से क्या सीखें फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से? क्या कौन सा मॉडल हमारे लिए ज्यादा सूटेबल है? अपनी हालात से तो हमने आज तक सीखा नहीं है। इंडिया 91 में मनमोहन सिंह को ढूंढ लाया था। वो एक ऐसे इकोनॉमिस्ट थे कि वो एक चूंकि प्रोफेसोरियल से उनकी पोजीशन थी,
सब लोग उनकी बात सुनते थे। फिर एक M डॉक्यूमेंट लिखा गया जिसको अमली जामा पहनाया गया। उस फाइनेंस की टीम ने वो एक मॉन्टेक एस अहलूवालिया ने लिखा था, तो उनके नाम से ये आ गया। क्योंकि आपने इंडिया का पूछा तो मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ, मैंने बहुत तहकीक की है और बहुत दफा उनकी वो स्पीच में पढ़ता हूँ जो 91 की थी, और जब बाहर उनसे उनको देखता भी हूँ और सुनता भी हूँ तो बड़ी ये ठीक गुफ्तगू है। तो उन्होंने ब्रेक अवे फ्रॉम द पास्ट कर लिया था। आज आप ब्रेक अवे फ्रॉम द पास्ट कर लेना, आप IMF को कहें कि हम कोई इनडायरेक्ट टैक्सेशन नहीं करेंगे, जो टैक्सेशन होगी वो डायरेक्ट होगी और हम डायरेक्ट टैक्सेशन को इतना बढ़ाएंगे और इस तरह से बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि हम अपनी रेगुलेटरी रेजीम, ये जो राज है इस वक्त इंडिया में, उसको ब्रेक अवे करने जा रहे हैं। हम प्राइवेट सेक्टर को खोलने जा रहे हैं और हम इस रेगुलेटरी रेजीम को खत्म करने जा रहे हैं। आप भी कहिए, उनको बताइए कि हम ये 100 चीजें उड़ाएंगे अपनी रेगुलेटरी रेजीम में, पर इसके लिए तो बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। फिर आप बताइए कि आप प्राइस बढ़ाने के अलावा आप किस तरह अपने पावर सेक्टर में टैरिफ के स्ट्रक्चर को ठीक करेंगे, IPP से निगोशिएट करेंगे, पाकिस्तान के इंडिजिनस रिसोर्सेज पे जाएंगे, डिस्कोस को बेचेंगे, जेनकोस को बेचेंगे। ये बोर्ड शॉट बनाना मतलब ये बिल्कुल कुछ नहीं करेगा आपके लिए। अच्छे लोग लाना, ये देयर इज नो स्टोरी ऑफ अच्छे लोग। द स्टोरी इसके ये काम नहीं है, इसको कैसे डी ऑपरेशनलाइज करेंगे, ये ऑपरेशंस कैसे प्राइवेट सेक्टर को देंगे, नेपरा ओगरा को कैसे एक रेगुलेटर बनाएंगे। तो आप बताइए IMF को ये सारी चीजें, IMF क्या करेगा? नहीं, बिल्कुल ठीक है, हम ये नहीं करते। और मेरे ख्याल में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मुबहिम है। आई मीन सारे इकदाम, सब कुछ जो करना है वो हमारे सामने है, करना कैसे है, दैट इज अ क्वेश्चन टू बी आस्क्ड। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। टाइम कम है, आपसे जब भी बात करने का मजा आना शुरू हो जाता है हमारा वक्त खत्म हो जाता है। डॉक्टर खाकान नजीब, द इकोनॉमी एक्सपर्ट, कुछ अपनी राय और तज्जिया हमारे सामने रख रहे थे। इस सेट पाकिस्तान को एक डीप सर्जरी की जरूरत है, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, एक ऐसी टीम की जो IMF से ऑन राइट ग्राउंड्स निगोशिएट कर सके और एक क्लियर प्लान रखे और ओके मुश्किल फैसले करें जिसके बाद रिजल्ट्स आ सकते हैं। देख लेते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। तो बात कर लेते हैं क्रिकेट की, और क्रिकेट के अंदर ऑब्वियसली PSL 9 गोज ऑन। कल के मैच के हवाले से हमने आपको बताया, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ज़ल्मी को दबोच लिया और इस तरीके से फैसला क्या हुआ, फैसला हक में हुआ इस्लामाबाद यूनाइटेड के। ज़ल्मी इज इन ट्रबल नाउ। आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, दैट इज बाबर वर्सेस रिजवान, यानी कि ज़ल्मी वर्सेस मुल्तान। आज के मैच में क्या होता है, कल की हमने थोड़ी सी तफसील आपको बताई थी, मैं थोड़ा अहवाल आपको और भी बता देता हूं कि 29 रन से मजमूई तौर पर शिकस्त दी थी ज़ल्मी को, शिकस्त हुई थी। मेजबान टीम ने 4 विकेटों के नुकसान पर 196 बनाए। हम मेजबान इसलिए कह रहे हैं कि मैच पिंडी स्टेडियम में खेला गया और इसके जवाब में 29 रन के फर्क से ये मैच ज़ल्मी के हक में नहीं हो पाया और ज़ल्मी ने ये मैच हाथ से गवा दिया। इस वक्त जो पॉइंट्स टेबल है दैट इज गेटिंग क्वाइट इंटरेस्टिंग। मुल्तान सुल्तान, एज वी सेड, कल हमने बात की थी, क्वालिफाई कर चुका है प्लेऑफ्स के लिए। 7 मैच खेल के 6 जीते हैं, 12 पॉइंट्स लिए हैं। इसके साथ साथ क्वेटा ग्लैडिएटर्स 6 मैच खेलकर 4 जीते, 1 हारा, 9 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल पे दूसरे नंबर पे है। इस्लामाबाद यूनाइटेड इज ऑन 3rd पोजीशन, जबकि पेशावर ज़ल्मी की 4थी पोजीशन है। दोनों टीमों ने 7-7 मैच खेले हैं, दोनों टीमों ने 3-3 मैचेस जीते हैं, 7-7 पॉइंट्स दोनों टीम्स के, लेकिन बेहतर रन रेट की वजह से यूनाइटेड इस वक्त ज़ल्मी से बेहतर पोजीशन पे है। 4थी पोजीशन के लिए वैसे बड़ा गमसान का रन पड़ सकता है और वो मुकाबला एक्चुअली मुझे नजर आ रहा है ज़ल्मी वर्सेस किंग्स। सो देखते हैं कि क्या होता है। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर ऑफ क्रिकेट मिर्जा इकबाल बेग साहब मौजूद हैं और मुसलसल आपका साथ दे रहे हैं PSL 9 के ऊपर। वैसे तो जोश जगादे में भी, लेकिन कभी कभी हम इनको सुबह जल्दी जगा के भी जोश जगाने की कोशिश करते हैं। तो आज हमारे साथ है मेरे साहब। गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं सर? सुबह खैर। तो बखैर इमरान, सबसे पहले तो आपको हैप्पी बिलेटेड बर्थडे। 3 मार्च आपकी सालगिरह थी, 3 मार्च। आपका बहुत शुक्रिया सर। आपका सोशल पे भी पोस्ट मैंने पढ़ा था, बल्कि जवाब भी दिया था। सो नाइस ऑफ यू। PSL 9 मुसलसल हम देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं। कराची का क्राउड तो उस तरीके से वेलकमिंग नहीं हुआ, नहीं आया और एक कंसर्न रहा, लेकिन इस्लामाबाद पिंडी में अच्छा क्राउड आया, अच्छे मैचेस देखने को मिल रहे हैं और यूजुअली ट्रेंड ये लग रहा है कि जो टीम पहले खेल रही है वो ज्यादा विक्ट्री सिक्योर कर रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। आपकी क्या फील है? बिल्कुल आपने सही कहा, जो टीम पहले खेली 9 मैचेस जो है वो बाद में जिस टीम ने बैटिंग की है वो हारी है। तो अगर देखा जाए तो टीमें ज्यादातर जो है ना टॉस जीत कर पहले वो खुद बैटिंग करने को प्रीफर करती हैं। तो मुझे लग रहा है कि अब आज का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है इमरान, मुल्तान सुल्तान वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, क्योंकि कल पेशावर ज़ल्मी जिस अंदाज से हारी, 18 रन पर उनके 5 खिलाड़ी आउट हो गए और फिर बाबर आजम 0 हुए। तो आज का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है और जैसा आपने इंट्रो में कहा कि कोशिश करेगी ज़ल्मी की टीम कि किसी तरीके से 2 पॉइंट्स ले। मुल्तान सुल्तान तो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है। लेकिन आपने तमाशाइयों की बात की इमरान, कराची में बड़ी मुश्किल थी तमाशाइयों को, तकरीबन 2.5-3 किलोमीटर दूर से पैदल चलकर आना पड़ रहा था बच्चों के साथ। फिर जो चीजें थी नेशनल स्टेडियम में वो बहुत महंगी थी, फिर वॉशरूम्स की सूरत हाल बड़ी अबतर थी, पीने का पानी नहीं था।
अगर आप पानी की बोतल खरीदें तो खासी महंगी थी। तो वो बहुत सारे फैक्टर, फिर इकोनॉमिकल सिचुएशन, उसकी वजह से भी कराची में लोगों ने ज्यादा रुख नहीं किया नेशनल स्टेडियम का। इसमें अब ये है कि ग्राउंड रियलिटीज इस तरीके से विद विजुअल्स मेरे ख्याल में चैनल्स रिपोर्ट भी नहीं कर सकते पीसीबी से ताल्लुकात की खराबी के पेश नजर। ये आप जैसे लोग जो वहां पे जाते हैं या जिनका कोई कांटेक्ट रहता है वो हमें बताते रहते हैं। एक्चुअली इट शुड हैव बीन रिपोर्टेड। आई मीन बहुत पैसा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास और सबसे बड़ा इवेंट है हमारा पाकिस्तान सुपर लीग का। अगर इस पे हम क्राउड को अट्रैक्ट नहीं कर सकते तो हम मेरे ख्याल में बहुत अच्छा इमेज इंटरनेशनली नहीं बना पा रहे अपना क्रिकेट को लेकर दुनिया में। आपने बिल्कुल सही कहा। आईपीएल की एग्जांपल ले लें कि खचाखच तमाशाइयों से स्टेडियम भरे हुए नजर आते हैं। उन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है भारत ने। तो अब अगले ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट मुनाकिद होना है तो डेफिनेटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस जानिब तवज्जो देनी होगी, पैसे लगाने होंगे, फैसिलिटेट करना होगा क्राउड को, वरना फिर आप कैसे बैनुल अक़वामी सतह पर कम्पीट कर सकेंगे। बाबर आजम जैसे प्लेयर का जो कि एक बैकबोन है, अक्सर पूरी टीम का बोझ उठाते हैं, कैप्टन भी हैं, उनका रन आउट हो जाना ये कितना डिसअपॉइंटिंग है ज़ल्मी के लिए और ज़ल्मी को कितना केयरफुल होना चाहिए, बाबर को खुद कितना केयरफुल होना चाहिए आई मीन ऐसे रिस्की रन लेने से या रिस्की मूव्स करने से। बिल्कुल, इससे पहले भी आपको याद होगा गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में साइम अयूब रन आउट हुए थे। बाबर और साइम अयूब की अच्छी पार्टनरशिप हुई है, 2-3 पार्टनरशिप इनकी बड़ी जबरदस्त हुई है, लेकिन बाबर कल डाइव कर सकते थे, गालिबन उन्होंने कोई रिस्क नहीं लिया। हाँ, एफर्ट नहीं की इसी वजह से, वरना तो आप देखें कि वो बैकबोन है। आपने बिल्कुल सही कहा, वो आउट हुए तो पूरी टीम बैठ गई है। हारिस की डाइव से डर न गए हो, एक डाइव हारिस ने भी तो की थी कैच लेने के लिए, अनफिट हो गए। हारिस जो है बस क्या बताएं अब आपको कि हारिस रऊफ तो अनफिट हो गए, तो शायद वो तो कैच लेते हुए, लेकिन प्लेयर्स जो है बड़े कॉशियस है ना इमरान के, आगे खुदा न खास्ता कोई इंजरी ना आ जाए। जून में T20 वर्ल्ड कप है, इस PSL के बाद जो है वो न्यूजीलैंड की टीम आ रही है, फिर हमें इंग्लैंड के टूर पे जाना है, वहां T20 खेलने, आयरलैंड के खिलाफ T20 खेलने, तो प्लेयर्स आर नॉट टेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ रिस्क रिगार्डिंग दैट। तो मेरे साहब ये जो इंजरीज हैं टेक्निकली आप बेहतर समझते हैं, जारी बात है, ये इसका आपकी एक प्लेयर की टफनेस से कितना ताल्लुक है, उसके फिट होने से? यानी कि एक तो चले नेचुरल है कि इतनी कोई अनयूजुअल आप गिरे या आपने डाइव किया कि उसमें आपको चोट लग गई, आपका कोई मसल वगैरह ऊपर नीचे हो गया या कोई बोन का प्रॉब्लम हो गया, लेकिन इसका क्या टफनेस से भी ताल्लुक है कि हाउ टफ अ प्लेयर है, कि वो कितना बड़ा डाइव अपने ऊपर बर्दाश्त कर सकता है? इसका ट्रेनिंग से कोई ताल्लुक है? देखिए, ट्रेनिंग पहले जब मिकी आर्थर थे इमरान, तो वो जो थे बाकायदा उन्होंने फिटनेस टेस्ट रखा हुआ था, यो टेस्ट कराते थे, मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट लेते थे, लेकिन उनके जाने के बाद उस टेस्ट को बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया। प्लेयर्स भी रिलक्टेंट है, उसकी वजह यह है कि प्लेयर्स दुनिया की दीगर लीग्स खेल रहे हैं, वो नहीं चाहते कि इस फिटनेस के चक्कर में वो लीग उनके हाथ से निकल जाए। बाज प्लेयर्स तो प्रीफर कर रहे हैं कि लीग ज्यादा खेले, तो मेरे ख्याल में उसकी मेन रीजन यही है कि फिटनेस का मसला इसलिए पैदा हो रहा है कि थ्रू आउट द ईयर क्रिकेट खेल लें, रेस्ट इनको मिल नहीं पा रहा। और जब तक इनका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जब आप नेशनल ड्यूटी पर हैं, जब तक आपका फिटनेस टेस्ट नहीं होगा, आप फुल्ली फिट नहीं होंगे, हाउ कैन यू रिप्रेजेंट अ कंट्री? तो लीग्स में तो चल जाता है, लेकिन यहां तो नहीं चलेगा। अगर मुल्क की नुमाइंदगी करें तो मेरे ख्याल में प्लेयर्स का फिटनेस टेस्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दोबारा शुरू करना चाहिए, ताकि आप चाहते हैं सारी टीम बाहर बैठ जाए फिटनेस टेस्ट के? नहीं, लड़के जान छुड़ाते थे फिटनेस टेस्ट से, लड़के जान छुड़ाते थे। आपको पता है कि अब पैसा इतना आ गया है, 1.25 करोड़ रुपए एक लीग में खेलने को मिल रहे हैं, आपकी तो पूरे 10 साल की कमाई होगी, तो वहां तो वो लीग में लड़के जो है वो कमा रहे हैं, तो इसलिए मेरे ख्याल में उससे उधर बड़े मोहताज हैं। हम तो इन्नल्लाह साबिरीन में से हैं, आपको पता ही है, आप हमारी लीग से ताल्लुक रखते हैं, तो हमारी तो लीग वही है, साबिरीन लीग है हमारी। अच्छा मेरे साहब, दूसरा जहां पे हम क्रिकेट बोर्ड के ऊपर हम बात करें कि जी PSL को इतना पुश नहीं दिया उस तरीके से, अभी चेयरमैन भी इनके नए आए हैं, वो नहीं हुआ। दूसरी जानिब जो फ्रेंचाइजेज हैं उनका भी इंटरेस्ट टुवर्ड्स पुशिंग देयर ओन फ्रेंचाइजेज, आई मीन एज ब्रांड्स, वो भी हमें कोई इतना खास नजर नहीं आया, मां सिवा एक फ्रेंचाइज के जो खुद एक मीडिया हाउस है, तो उन्होंने थोड़ी प्रमोशन नजर आई हमें, बट अदरवाइज जैसे यूनाइटेड है, जैसे मुख्तलिफ ब्रांड एम्बेसडर्स का होना, फिर ऑफिशियल एंथम्स का लॉन्च करना, उस तरह की कोई एक्टिविटी हमें फ्रेंचाइजेस की तरफ से भी नहीं नजर आई। तो इसकी वजह बोर्ड का रवैया है, फ्रेंचाइजेस को जरूरत नहीं पेश आई, क्या वजह है इसकी? इसकी वजह एक तो बोर्ड में इनस्टेबिलिटी है कि मतलब अदम तसलसल, फिर उसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो इसके बजाय इसके कि वो पैसे खर्च करते, जैसे पहले कट आउट्स लगते थे और बड़ी एक हाइप सी बनती थी, इस मरतबा सुनने में आया कि पैसे जो है उन्होंने एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर दिए करोड़ों रुपए।
जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना एड बनाया वो चला रहे हैं टेलीविजन चैनल पर, लेकिन पब्लिक के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। तो मेरे ख्याल में ये सोचना पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। और फिर फ्रेंचाइजीज का अदम इंटरेस्ट इस वजह से भी है कि 10 साल मुकम्मल होने के बाद फ्रेंचाइजीज बिकेंगी। 2016 में लीग शुरू हुई थी, तो 2025 इनका आखिरी साल होगा, उसके बाद लीग्स बिकेंगी। तो वो भी अगर बड़े बड़े प्लेयर्स अभी ले आएंगे तो बाद में उसकी वैल्यू और बढ़ जाएगी ना टीम की। तो अगर वैल्यू बढ़ गई तो उनको ज्यादा पैसे देने होंगे, वरना पहले तो बहुत सस्ते में टीमें मिली थी। तो बहुत सारे फैक्टर्स जमा होकर उस हाइप के ना बनने की वजह बन रहे हैं। So ultimately it means business is और उसकी वजह से क्रिकेट। ठीक है मेरे साथ, थैंक यू वेरी मच। हमने आपको डिस्टर्ब किया, आप थके हुए होंगे क्योंकि आपके बड़े टाइट स्केड्यूल चल रहे हैं। सो टेक रेस्ट, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया और अपना तज्जिया हमारे सामने रखा। मिर्जा इकबाल बेग साहब, हम जब भी मधु करते हैं जी अपने मसरूफ स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकालते हैं और आपके लिए तज्जिया करते हैं। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। वेलकम बैक। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है और आखिरी हिस्से में वो रेसिपी जो हमने बिल्कुल शुरू में स्टार्ट की थी, इस घंटे के कैशनट चिकन तैयार हो चुकी है, जो एक थाई साहब ने, अमेरिकन साहब ने थाईलैंड में बनाई। लोग समझते हैं थाई है, लेकिन असल में अमेरिकन रेसिपी है। स्टाइल इसका हम पाकिस्तानी रखते हैं। अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ऑल द वे लाइव इन द किचन, ऑलमोस्ट रेडी। अहमद साहब, ओवर टू यू, कहाँ तक पहुंचे आप? जी, हम इसकी सर्विंग की तरफ पहुंचे और इसके साथ हमने गार्लिक फ्राइड राइस बनाया है। वो आपको थोड़ा सा मेंशन कर दूं कि किस तरीके से बनाया है। हमने गार्लिक को खुला वक्त है हमारे पास, बता। गार्लिक को स्लाइस किया है ऑयल के अंदर, ठीक है, और उसको थोड़ा सा सौते किया ताकि उसका कलर जो है वो थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, कच्चेपन से कम हो जाए। ठीक है, ठीक है। उसके अंदर आपके पास फ्रेश उबले हुए चावल नहीं होने चाहिए क्योंकि उसमें स्टार्च जरा थोड़ा सा ज्यादा होता है। ठीक हो गया। ठीक है। आपके पास एक दिन पुराने चावल होने चाहिए ताकि वो स्टिकी ना हो। और हमने वो डाले, बीच में ग्रीन अनियन डाला है, सॉल्ट, पेपर और ग्रीन अनियन से हमने इसको फ्लेवर किया। और ये हम दिखा भी रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, ये हमारे राइस है। ऑलराइट, ठीक है, राइस भी दिखाएगी जरा। ये हमारा कैश्यूनट चिकन। ओके, ये देखें, इसकी हम सर्विंग करेंगे। अरे वाह, ये 1 पर्सन सर्विंग है। ठीक है। अच्छा, यूजुअली मुझे थोड़ा सा इसमें जो ये जो ग्रेवी एलिमेंट है थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, थोड़ा सा ड्राई होता है एज कम्पेयर टू हम जब रेस्टोरेंट्स वगैरह में, या मुझे लग रहा है सब। ठीक है, देखें, जब हम फ्रेश सर्व करते हैं ना कोई चीज़, उसमें ग्रेवी का जो एलिमेंट होता है वो ज़्यादा होता है। जैसे ही जब प्लेट एक पर्सन टू पर्सन जाती है या किसी भी कंज्यूमर के पास जाती है तो ये ग्रेवी एलिमेंट थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है। अभी ये फ्रेशली बना है तो इसमें जो ग्रेवी है वो हल्की सी जरा ज्यादा की तरफ है। ठीक हो गया। ठीक है। हमने जो अपना कैश्यूनट चिकन बनाया है, इसको टोमेटो पेस्ट के अंदर बनाया है। गार्लिक, जिंजर हमने इसको यूज किया है। उसको सौते करने के बाद इसके अंदर हमने डाले हैं टोमेटो पेस्ट। ठीक है। टोमेटो पेस्ट डालने के बाद चिकन हमने यूज किया। आप बीफ भी इसमें यूज कर सकते हैं, बीफ से भी बनता है, अंडरकट के बीफ से। ठीक है। ठीक है, वो हमने इसके अंदर यूज किया। और बीफ में क्या इसका जो कुकिंग प्रोसीजर है एज कम्पेयर टू चिकन थोड़ा तब्दील हो जाएगा? नहीं, देखिए, अंडरकट जो बीफ है वो दैट इज वेरी डेलिकेट। ठीक है, वो भी 4 से 5 मिनट के अंदर आपका स्लाइस हुआ अंडरकट बीफ जो है वो गल जाता है। ठीक है। और उसमें जो बाकी कॉम्पोजिशन है स्पाइसेस वगैरह की वो भी हम सेम ही रखेंगे? सेम रखेंगे। इसमें हम व्हाइट पेपर यूज करेंगे, उसमें ब्लैक पेपर यूज करेंगे क्योंकि वो उसको कॉम्प्लीमेंट करता है, ब्लैक पेपर। ठीक है। उसके बाद एंडिंग में हमने इसके अंदर जो है शिमला मिर्च, कैश्यूनट जो रोस्ट हुए थे और जो हल्का सा पानी इसमें डाला है ताकि जो इसकी ग्रेवी है ना वो हमें थोड़ी सी मतलब चिपका ना नजर आए, थोड़ा सा खिला सा जो है हमें अपना कैश्यूनट चिकन। और ये जो आपने कहा कि कैश्यूनट रोस्टेड थे, ये रोस्ट भी आपने खुद किए या मार्केट से रोस्टेड ही आपने लिए हैं? उसके लिए कोई स्पेशल चीज, कोई आपका अपना फॉर्मूला, कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन? बेसिकली आप इसको रोस्ट खुद घर में आराम से कर सकते हैं। ठीक है। पैन में डाल के सिर्फ आपने हल्का सा गर्म करना मीडियम हीट पे और उसके बाद 3 से 4 मिनट। और क्या जो रोस्टेड नट्स हैं इनकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसमें कोई तब्दीली आ जाती है? आई मीन जो ग़िज़ाइयत है उसके अंदर कोई तब्दीली आती है या वो सेम रहती है? नहीं, ग़िज़ाइयत के अंदर कोई तब्दीली नहीं आती। इसके अंदर ये होता है कि फ्लेवर एक तो इनहेंस हो जाता है जो भी चीज़ हम रोस्ट करते हैं, और उसी के साथ साथ इसका जो ऑयल है वो ऊपर की तरफ जो है हमें फील होता है ज्यादा, बिल्कुल कंपैरेटिवली के वो कम फील। चलें जी, एक फाइनल प्रेजेंटेशन अहमद साहब हमें दिखा दें आप 30 सेकंड्स में, फिर हम क्लोज करेंगे प्रोग्राम को। ये फाइनल प्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं जी। अनियंस हैं और घर में इमरान भाई आपको पता है कि हम कितना सस्ता है इसको, जो भी हमारी, प्लीज बताइए कितना सस्ता है, प्लीज बताइए। इमरान भाई हम जो भी काम करते हैं कंपैरेटिवली मार्केट से, मैं भी खुद भी काम करता हूँ, ठीक है, लेकिन जो भी हम घर में रेसिपी बना रहे होते हैं ना वो बहुत सस्ती। तो हमें अमूमी तौर पे जो 1200 रुपए की एक हमें ये मिलता है कोर्स, आप इसको कितने में तैयार कर पाए? ये 300 to 400 के अंदर इजीली तैयार हो सकता है। ओके, इसमें कोई लेस देन हाफ झूठ नहीं है या हम कोई बताते नहीं है, लेकिन ये इतने में तैयार हो जाता है बेसिकली। क्या बात है।
जबरदस्त जबरदस्त। अहमद टाइम खत्म हो गया, थैंक यू वेरी मच जी। आपने रेसिपी देखी चिकन कैश्यू नट जो कि बहुत ही जबरदस्त देखने में भी है, एंड आई बिलीव अहमद मतलब हमें पता है कि अहमद जो बनाते हैं वो खाने में भी कमाल होता है। जरूर ट्राई कीजिए। कुछ पूछना हो तो सोशल मीडिया पे यू कैन फाइंड अहमद, शेफ अहमद, तो आपको जरूर उस पर भी मशवरा दे देंगे। इस नोट पे प्रोग्राम खत्म करते हैं। आप अच्छा सा दिन गुजारिए और कल दोबारा हमसे मिलने के लिए साथ रहिएगा।